गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? हाँ भाई, आवाज वाज क्लियर है? आवाज सबको आ रही है क्या? मेरी सबको आवाज आ रही है? हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ, साइंस पढ़ने का मजा आ रहा है? साइंस पढ़ने का मजा ही अलग लेवल पे है ना। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो कुछ कुछ बोर्ड्स के रिजल्ट आए हैं, सीबीएसई वालों का रिजल्ट आना बाकी है, सबकी अपनी अपनी कहानियां चालू होंगी। अभी साइंस स्टार्ट हुई है, सिर्फ केमिस्ट्री मुझे लगता है कि साइंस और बॉटनी जूलॉजी तो चलो साइंस स्टार्ट हुई है, लेकिन हाँ फिजिक्स वाली साइंस अभी बाकी है। ठीक है, चलो तो भैया मोल मोल कर रहे थे आज अपने को, मतलब इस वीक में जो अगली 3 क्लासेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले स्टोइशियोमेट्री, और स्टोइशियोमेट्री बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली वीक में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप चीजों को रिलेट करते हुए जाओगे, मतलब रिवाइज करके आओगे। जैसे मैं अगर सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स का नाम लूँ ना कि यार ये टॉपिक हमने कर लिया है, ये टॉपिक हमने कर लिया, तो आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए कि हाँ यार मैं ये टॉपिक्स जानता हूँ, मुझे ये टॉपिक्स आते हैं, मुझे ये रिलेशंस आते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने किया हुआ है। अगर मैं आपको पूरा चैप्टर एक बार ऐसी बस दिखाता हूं, और जो लोग भी अगर किसी की पहली क्लास है, ठीक है बेटा, तो भाई मानता हूं आपने पैसे अभी दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ऑब्वियसली 10वीं क्लास है बेटा आज, तो 10 क्लास का जो बैकलॉग है उसको फास्ट कवर करके आ जाइए। नोट्स आप लिखने में टाइम मत लगाइए, नोट्स का पीडीएफ ले लीजिए, लेकिन हाँ कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स लिंक्ड होते हैं। तो अगर कोई पहली क्लास में आ गया तो प्लीज बेटा आप वो गलती ना करें, डायरेक्ट यहां पहुंचेंगे ना समझ में आने की पूरी गारंटी है। और आप ऐसा नहीं कि किसी भी, ऑब्वियस है आप कहीं भी जाएंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ये साइंस है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। ठीक है, यहाँ एक हफ्ता जो रिवाइज करके नहीं आता उसको नहीं आता है। जैसे आज की क्लास में जैसे जो चीज शुरू होगी, अगर कल रिवाइज करके नहीं आएगा तो बोलेगा सर मेरा मोए मोए हो गया। हाँ क्या भाई, चालू करें? देखो हम लोग बस एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं। देखो किसी को पता चलता हो सर कितने दिन हम लोग कितनी बार मिले? अभी 9 टाइम्स मिले हैं, 9 दिन मिले हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग ऑब्वियस गैप पे ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन मिले कितने? 9 डेज ही मिले, बस इतने ही दिन मिले। और इतने ही दिन में हमने सोचो 9 डेज के अंदर 1.30 मिनट्स या बोल दे कि 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर हम इतना कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और आप भी अपने लेवल को धीरे धीरे मतलब अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों के मैसेज देख रहा था इंस्टा सब पे कि हाँ भाई ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कतें हैं, ये बेटा दिक्कत तुम्हें ही नहीं हर एक बच्चे को होती है। 11th क्लास में दिक्कत होना ये नेचुरल चीज है, आप सब लोगों को होती है। बस हाँ मेहनत जितनी बार करोगे, प्रैक्टिस जितनी बार करोगे, मैंने आपको बार बार बोला है क्वेश्चंस को रिपीट करो, जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करो। डीपी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, सॉल्यूशन देखो, अगर वो भी नहीं हो रहे फिर से उसको रिपीट करो, क्योंकि जितनी बार आप करोगे क्वेश्चंस उतने ज्यादा आप क्या होते जाओगे, एक्सपर्ट होते जाओगे। आप मतलब अगले साल ना जो 12th में होगा ना, या आपका जो सीनियर होगा उससे आप कोई पूछना कि 11th कैसा था, सबका ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पैनिक मोड पे नहीं जाना है, ऑब्वियस मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हम बार बार बोलते हैं क्लास 10th का मोड जो था उसको ऑफ कर दीजिए। क्लास 10th में क्या था, कहीं भी पहुंच जाइए स्कूल में, चैप्टर समझ में आ जाता था। यहां पर ये दिक्कत है, अगर आप चैप्टर 2-3 लेक्चर मिस कर देंगे पूरा का पूरा चैप्टर मिस हो जाएगा आपका। तो ट्राई कीजिएगा चैप्टर मिस ना करें। ठीक है, चले ओके 1 मिनट। अच्छा चलो एक बात बताओ, सब लोगों को साइंटिफिक नोटेशन ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली थी ना, ये सारी चीजें हमने कर ली थी। ठीक है, 1 मिनट। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, बस चैट थोड़ा हैंग हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो अभी ये ठीक है। चलो तो हम लोग, अरे बस बस ठीक है। हाँ भूत आ रहा है क्लास में, देख रहे हो भूत क्लास ले रहा है अभी। हाँ थोड़ा सा बोर्ड वो हो गया है,
चलो मुझे ये बोला गया कि सर हमने लास्ट क्लास में कुछ कुछ चीजें सर स्टार्ट करी। सबसे पहली चीज हमने स्टार्ट करी थी मैटर से। मुझे याद है मैंने पहली क्लास में मैटर पढ़ाया था, लोगों को लग रहा था सर बहुत बेसिक हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस। फिर मैटर के बाद हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे चले गए थे कि सर 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 4 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, आप देखोगे। फिर उसके बाद हमने एटॉमिक नंबर मास नंबर किया था, एटॉमिक नंबर मास नंबर कर लिया था, एटॉमिक नंबर मास नंबर कर लिया था। फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब काउंट हुआ तो उसके बाद सर एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास ये सब चीजें करें। एवरेज एटॉमिक मास बस याद दिलाता हूं कि बेटा हम लोग 9 बार मिले और उसके अंदर इतनी सारी चीजें करी हैं आप सोच भी नहीं सकते। सारे आइसो टर्म्स करे हैं, जितने भी आइसो वाले आइसोटोप्स थे वो सब किए हुए हैं। एवरेज एटॉमिक मास कर लिया, आइसो टर्म्स कर लिए, एटम मॉलिक्यूल्स कर लिया, साइंटिफिक नोटेशन किया हम लोगों ने। साइंटिफिक नोटेशन किया कि साइंटिफिक नोटेशन कितना होगा, साइंटिफिक नोटेशन कैसा होगा। हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ किया, राउंडिंग ऑफ कर लिया, छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? इस चैप्टर का नाम रखा गया है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सिग्निफिकेंट फिगर्स कर लिए थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कर लिए थे सर। यूनिट कन्वर्जन आपस में, यूनिट कन्वर्जन, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जो होते हैं, नैनो का मतलब क्या होता है, पीको का मतलब क्या होता है। चलो एक बात बताओ, चलो एक तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम सब लोगों से, एक सिंपल सा। ये जो मैंने 9 टर्म्स लिखे, 9 टर्म्स जो लिखे हैं, तुम्हें कितने याद आ रहे हैं? तुम लोग में जो लोग रेगुलरली क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं, जितने भी रेगुलरली क्लास अटेम्प्ट कर रहे हो, सब लोगों को याद आ रहा है? 9, ये जो 9 टॉपिक्स लिखे इसमें कितने याद आ रहे हैं? चलो बताओ कितने याद आ रहा है? ये मोल पे पहुंचा ही नहीं हूं मैं, अभी मोल पे पहुंचा ही नहीं हूं। कितने लोगों को याद आ रहा है? कितने लोगों को याद आ रहा है? 7 टॉपिक, 8 टॉपिक, सर ये सारे याद आ रहे हैं, 9 टॉपिक, कितने याद आ रहे हैं? कितने लोगों को? सर ये देख लो, अभी हम मोल पे तो पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले यूनिट कन्वर्जन, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, ये सब। जिन लोगों के 9 आउट ऑफ 9 है बेटा, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के 9 आउट ऑफ 9 है, मैं सच बता रहा हूं आपको, अगले मतलब 1 साल छोड़ो तो अगले 2 साल तक कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि सच बता रहा हूं जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं और लोग क्लास को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। दिक्कत यहां पर यही है, मैं मतलब बुरा मत मानना, क्लास 10th नहीं है। क्लास 10th आपको पता भी नहीं चल रहा। 9 क्लास में ये जितना बड़ा लेक्चर हो गया, इतने में 2-3 चैप्टर उड़ जाते हैं केमिस्ट्री के या फिजिक्स के, लेकिन यहां पर एक चैप्टर नहीं खत्म हो पा रहा। इसका रीजन यही है बेटा, आप सबको ये क्लास 11th वाला फेज समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो आपके लिए दिक्कत होगी। प्लीज देख लीजिए, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट करने पे हमने पता किया कि भैया मोल में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। कैसे? सर मोलर मास अलग चीज होती है, मोलर मास अलग होता है, मोलर वॉल्यूम अलग होता है, मोलर वॉल्यूम अलग होता है। फिर हमने बात करा कि सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट अलग होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट अलग होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अलग अलग चीजें आती हैं, मॉलिक्यूल्स आता है, मॉलिक्यूल्स आते हैं, एटम्स आते हैं, और इन दोनों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी लिंक किए जाते हैं। ये सारी चीजें हमने करी थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हमने लिंक किया था। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था पक्का, ये देखना अपने पास। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, वाई मैप बनाया था कि सर इन तीनों को आपस में रिलेट करना है। इन तीनों को अगर आपस में रिलेट करना है, कभी भी किसी का वॉल्यूम दिया है, मास नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, आप उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर उससे मास निकालेंगे। यही बेसिक चीजें करी थी। फिर अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर आऊं 11th कॉन्सेप्ट पे, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किया। इसमें भी हमने 6 लॉज किए, इसमें भी हमने 6 लॉज किए। कौन कौन से? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कि सर अगर कोई रिएक्शन दी है तो रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास, ये दोनों इक्वल होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। अगर कोई बंदा, कोई भी पार्टिकल है, कोई कंपाउंड है, जो क्या हो रहा है, जो क्या हो रहा है, कहीं से भी किसी भी सोर्स से लेके आओ, अगर उसके मास का रेशियो सेम है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर किसी भी 2 एलिमेंट्स को आपस में एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर 3 एलिमेंट्स आपस में कंपाउंड बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और
गेलुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोस लॉ, हमने 6 लॉज करे थे, ये सारे के सारे लॉज हमने कर लिए थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कर लिया था। फिर मैंने लास्ट में आते आते फिर आपको बताया था परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है सर? परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है? बेटा देख, इस चैप्टर को मैं बस ब्रेक करके दिखा रहा हूं तुझे कि ये चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों कहलाता है। इसका रीजन है क्योंकि ये चैप्टर ना बेटा कहीं भी इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में किया था। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में किया था। आइडियल गैस इक्वेशन आज फिर से कराऊंगा और उसके ऊपर डिस्कशन और करूंगा। ये देख लो सर, यहां से चैप्टर अब अपने पास 10, 11, 12, 13 इनमें से मुझे सर आप अपने आप से ऑनेस्टली सोचिएगा कहां पर किस तरह की गलती कर रहे। कुछ अगर गलतियां हो रही हैं तो उसको सही कीजिए। मैंने अभी तक आपको 14 टॉपिक पढ़ाए हैं, 9 क्लासेस में 14 टॉपिक्स कराए हैं आपको, ठीक है? तो भैया भरोसा रखिए, 14 में से 14 अगर आपको आते हैं, अच्छे से आते हैं, रिवाइज कीजिए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं आज मंडे का दिन है, तुम्हें नहीं पता, हमें एज ए टीचर हमें लगता है कि यार कोई बच्चा ऐसा ना फील कर रहा हो कि 10 से आया है तो अरे सर आप तो हर एक दिन नया शुरुआत कर दो। बेटा ये सब चीजें रिलेटेड होती हैं, ये क्लास 11th है, यहाँ हर एक चीज रिलेटेड है। आप देखो ना, हर एक चीज आपको आइसोटोप्स में, आइसोबार्स में, ये सब चीजें एक एक करके सब कुछ रिलेटेड चलता चला जाएगा। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह, ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो होंगे ना आपको परेशान भी कर सकते हैं, और लेकिन हाँ अगर आपने धीरे धीरे रिवाइज करते रहे तो अच्छा लगता रहेगा, पक्का हो जाएगा। केबीडी होगा बेटा, लेट होगा, केबीडी लास्ट में होगा। चलो आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करानी है, लेकिन उससे पहले मैं गैस को पढ़ाना चाहता हूं। गैस मतलब याद करो, गैस के लिए मैंने लास्ट क्लास में एक इक्वेशन लिखी थी। चलो मुझे बताओ गैस की इक्वेशन क्या लिखी थी? गैस की इक्वेशन क्या लिखी थी? ये टोटल टॉपिक्स हमने किए हुए हैं। हाँ टोटल टॉपिक्स। एक बोला सर सीरियस होना है क्या? नहीं बेटा मजाक चल रहा है। मेरा क्या है हमारा क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पीडब्ल्यू में अच्छी बात पता है क्या है कि पीडब्ल्यू में हर एक लोगों के लिए हर एक टाइप की वैरायटी के बैचेस हैं। अर्जुना 1.2 आता है, अभी 2.2 आएगा आपको मई के आसपास, मई में आ जाएगा। जो बच्चे बैकलॉग में होंगे वो 2.0 में, फिर 3.0, उसमें ही बैकलॉग होगा तो 3.0, फिर 4.0, फिर 5.0, ठीक है, सब चलता रहेगा। तो गलती नहीं करनी है। अगर आप इस बैच से स्टिक दो, जो लोग भी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं चुपचाप करते रहना फॉलो, ठीक है। वेरी गुड, क्या बात है यार। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, बहुत बढ़िया। मतलब अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, किसी को कोई दिक्कत है? मैंने आप सबसे एक बात बोली थी, प्रेशर का कन्वर्जन बताया था लास्ट क्लास में, वॉल्यूम का कन्वर्जन बताया था, नंबर ऑफ मोल्स का कन्वर्जन बताया था। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है, आर की वैल्यूज बताई थी मैंने आपको। आर की वैल्यूज बताई थी कि आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होने वाला है आर। आर की वैल्यू क्या होती है? 8.314, या हम बोल सकते हैं 8.314। ये क्या होगा? 25/3। सर 25/3 इसको क्या लिख देंगे? जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये ले सकते हैं। या फिर 0.0821 इसको हम लोग, या फिर इसी को हम लोग 1/12 ले सकते हैं, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। मैंने लास्ट क्लास में ये सारी वैल्यूज लिखवाई थी, और यहां पर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी लिया जा सकता है। आर की वैल्यू ऐसे बताई गई थी। प्रेशर के केस में मैंने बताया भी था कि प्रेशर के अलग अलग यूनिट होते, एमएमएचजी होता है, प्रेशर का टॉर होता है, प्रेशर का एटीएम होता है, प्रेशर का बार होता है, आपस में कन्वर्जन बताया गया था आपको, पास्कल होता है, प्रेशर का अपने पास न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, -2 होता है। ऐसा सब कुछ बताया गया था। पक्का ये सब याद आ रहा है? कुछ ऐसे गजनी वाली यादाश्त वापस आ रही है? लग रहा है कि हाँ ऐसे देख के तुझे देखा तो ये जाना सनम सिलेबस में कराया था, है ना? ये सब याद आ रहा है? पक्का ना भाई? ऐसा तो नहीं या ऐसा तो नहीं हो रहा कि अरे भाई ये क्या चीज है यार, ये तो एकदम ही मतलब जज्बात बदल दिए, हाँ मौसम बदल दिया एक हफ्ते में, ये सब क्या चल रहा है? एक तो बोला 14 टॉपिक कब हुए मुझे पता नहीं चल रहा हो भाई। हाँ बेटा, ये एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे और ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठे होते रहेंगे। जैसे आज मैंने काउंट करा 14 टॉपिक, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन मेरे लिए 15 टॉपिक है, ठीक है। कोई बोले चैप्टर, भाई चैप्टर ये छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ाने वाला है, ठीक है। हाँ
चलो याद कराते पीवी इज इक्वल्स टू, अब मैं बहुत डिफिकल्ट पढ़ाऊंगा, देख लेना है। पीवाई क्यूज करवा दूंगा यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, करवाता हूं ना अभी, अभी करवाता हूं, अभी कुछ रुक जाओ, ठीक है। कुछ दिन इसलिए रुक जाओ क्योंकि अगले मंडे को जब अभी एग्जाम होगा ना, ये अभी 5 मई को एग्जाम है बेटा, नीट 2024 का, ठीक है। तो कुछ लोगों को समझ में आएगा कि टीचर आखिर अलग सर इतना भरोसा हम लोगों के ऊपर क्यों करते हैं। हाँ चलो देखो, बेसिक से शुरू करते हैं फिर से एक बार और देखते हैं यहां पर क्या है। सर एक बात बताऊं, पीवी इज इक्वल्स टू, सर नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन, सर देखना आज क्या पढ़ने वाले हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास आर इंटू टी लिख सकते हैं। ए भैया देख लो, गिवन मास डब्ल्यू मतलब क्या हो गया सर, डब्ल्यू मतलब गिवन मास, याद रखिएगा अभी से लेकर 12 तक गिवन मास, एम मतलब मोलर मास, देख लीजिए ऐसा लिख सकते हैं क्या आप लोग, ऐसा लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। अच्छा आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा। एक्चुअली देखो भैया, पिछली क्लास में मैंने आपको ये इक्वेशन बता दी थी, आइडियल गैस इक्वेशन ये बता दी थी। साइंस में दिक्कत क्या है कि साइंस में एक ही चीज के 2-3 तरीके होते हैं सर, 2-3 तरीके होते हैं। क्या है तरीका सर, डब्ल्यू बाई एम, ये मास बाई वॉल्यूम को क्या बोलता है भाई, मास बाई वॉल्यूम को क्या बोलते हो, अरे डेंसिटी बोलते हो क्या, डेंसिटी बोलते हो क्या, पीएम इज इक्वल्स टू सर डेंसिटी आर इंटू टी। सर ये भी क्या है, एक आइडियल गैस इक्वेशन का तरीका है। डी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस लिख सकते हो। हाँ भैया देख लो, जिंदगी देख रहे हो कैसे चल रही है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, सर इसको ये भी तो लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत, हाँ ये दिक्कत होती है क्या, अरे देख रहे हो कितना डिफिकल्ट मैथ पढ़ा दिया, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख दिया यार। ये कॉन्सेप्ट सोच रहे हो कितना हेवी कॉन्सेप्ट है, मुझे खुद को सदमा लग गया इसको देख के। ये देख रहे हो डेंसिटी लिख दिया मैंने, मास अपॉन वॉल्यूम को, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी, एम क्या है मोलर मास, एम क्या है मोलर मास। ए भाई देखना, अरे हाँ सर लिखना है, अब उसी इक्वेशन को, लास्ट वाली क्लास का इक्वेशन ही आगे चल रहा है। और अब यहां पे मैं डिफिकल्ट बातें करूंगा, डेंसिटी ऑफ गैस कोई पूछेगा तो मैं डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला लिख सकता हूं, प्रधानमंत्री अपॉन राष्ट्रपति, ऐसा भी लिख सकता हूं पीएम अपॉन आरटी, प्रधानमंत्री अपॉन राष्ट्रपति, ठीक है हो जाएगा। केबीडी बेटा लास्ट में करा दूंगा, ठीक है जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया यार, एक बच्चा बहुत शानदार आया है, सोचो उसने सारा बैकलॉग खत्म कर लिया है और अभी फिर से आज से लाइव क्लास ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो डेंसिटी ऑफ गैस, देखो ऐसे भी लोग एग्जांपल्स हैं यार, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा, किसी कोई पूछ दे, सर देखिएगा बेसिक बहुत तगड़ा मैथ आने वाला है सर, मैं देखो मैं तुम्हें क्या बोला, मैंने बोला आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। एक बच्चे ने बोला सर मैं ऐसे लिखेगा, लिख दिया भाई। अब बोल रहा है सर मैं ऐसे लिखेगा, लिख दिया। अब बोल रहा है कि सर मैं डेंसिटी ऑफ गैस के बारे में बताइए, तो पीएम अपॉन आरटी। एक बात बताना, सुनो ना, एक बात बताना, एक बात बताओ सर, मैं आइडियल गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूं, एक इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूं। चलो मुझसे पूछा गया डेंसिटी पीएम अपॉन आरटी, यही होगा सर। चलिए ये देखिए, अब देखिए डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी की बात कर रहे हैं सर, ये क्या है मोलर मास है, ये क्या है आर कांस्टेंट है, मोलर मास चेंज होता नहीं टेम्परेचर प्रेशर से, मोलर मास तो सेम ही रहता है। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि डेंसिटी ऑफ गैस जो होगा, डेंसिटी ऑफ गैस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ये कितने लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं सर, मोलर मास और आर चेंज होता नहीं, मोलर मास फिक्स रहता है, पानी का मोलर मास सेम रहेगा, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो फिक्स रहेगा। तो डेंसिटी क्या रहेगा सर, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर रहेगा। अरे तुमने CO2 बोला तो CO2 का मोलर मास तो फिक्स ही रहेगा ना, मोलर मास कितना हो गया 44 ग्राम, ये तो फिक्स्ड है, आर की वैल्यू भी फिक्स्ड है। तो सर CO2 की डेंसिटी कोई पूछे तो सर डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ए भैया देख लो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया ये देखना, अगर मैं बोलता हूं डेंसिटी ऑफ, ये देखना, अगर ये क्वेश्चन देता हूं, ओ भैया देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखिएगा एक बहुत हार्ड क्वेश्चन,
अगर मैं ये ऑप्शंस दे देता हूं, ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप लोग। सर जो वो कॉन्सेप्ट अपने पास समझ रहे हैं वो लोग साथ साथ में ये बताइए सर कब होगा डेंसिटी किसी भी गैस की, अगर मैंने प्रेशर और टेम्परेचर की ये कंडीशन दी, कौन सा ऑप्शन होगा? हाईएस्ट कब होगा? हाईएस्ट कब होगा? डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर किसी भी गैस, कोई भी गैस हो, क्या फर्क पड़ रहा है सर? डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? याद रखना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, इसी को, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या कि सर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम, और प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा। टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा। सर प्रेशर पहले प्रेशर को हटाओ, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो ये 1 atm वाला ऑप्शन हटाओ, 2 atm पे आओ। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या आंसर आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी गैस की अगर डेंसिटी की बात कोई करेगा तो डेंसिटी हाईएस्ट कब आएगा? सर वो कब आएगा? डेंसिटी ऑफ गैस कब हाईएस्ट होगा? इस तरह का हाईएस्ट होगा। पक्का हो जाएगा सर। देख लो कितना हार्ड चीज पढ़ा दिया। मतलब डेंसिटी, अगर एक बात बताओ, डेंसिटी की बात कोई कर, अच्छा मैं एक मिनट रुको, ये चीज मैंने कब बोली? ये डेंसिटी ऑफ गैस है। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ये स्टेटमेंट बताइएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेंसिटी ऑफ अ गैस विल रिमेन, सॉरी विल बी, या ऐसे बताओ, ये चेंज होगा? विल बी कोई गैस लिया, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? अगर तुमने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, अगर तुमने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, अगर तुमने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो भैया क्या होने वाला है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डेंसिटी ऑफ गैस, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। सर प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस कांस्टेंट है, कोई भी दुनिया का गैस होगा उसका डेंसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट, क्योंकि मोलर ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, भैया चेंज ही नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो क्या आंसर आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो बेटा देखो, एग्जाम में ना दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल पूछ लेगा, जैसे मूल कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ रहा था, यहां पर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है कि सर ये क्या होगा, ये क्या होगा। आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस कैसे फ्लक्चुएट करती है, पक्का कर लोगे। अब मैं हार्ड चीज पढ़ा दूं, एक बहुत हार्ड चीज पढ़ा दूंगा, तुम लोग बेहोश हो जाओगे, मैं सच बता रहा हूं। एक बहुत हार्ड चीज पढ़ा दूंगा, तुम लोग देख लेना, तुम्हें एकदम हवा में निकल जाएगा। देखना भाई, पहले देखो, अरे सुन लो भाई, ये सब समझ गए, कैसे समझ गए नहीं समझ में आ रहा हमें। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की, अगर सब कुछ कांस्टेंट है फिर डेंसिटी ऑफ गैस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब मैं एक हार्ड चीज पढ़ाता हूं, ध्यान से देखिएगा, पकड़िएगा हेवी चीज क्या मिलने वाली, हेवी चीज क्या मिलने वाली, हेवी चीज क्या मिल, अरे भाई मोलर मास चेंज नहीं करता। ऐसा थोड़ी ना होता है कि तेरा अभी गर्मी का टाइम है तो सर मेरा मास कम हो गया, मैं थोड़ा सा पिघल गया सर। ऐसा थोड़ा होता है कि सर मेरा मास कम हो गया, हाँ कि मैं सर पिघल गया, थोड़ा सा ना हीट ज्यादा हुई तो बॉडी पिघल गई, ऐसा नहीं होता भाई। सीधी सी बात है, मोलर मास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आर तो पता ही है ना कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी क्या रहेगी? रिमेन्स अनचेंज्ड। हाँ चलो चलो, ये देखो वेपर डेंसिटी की बात करते हैं, वेपर डेंसिटी की बात करते हैं, वेपर डेंसिटी
सर वेपर डेंसिटी क्या होता है? अरे सुनो, बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है, पहले बता रहे हैं, एकदम पकड़िएगा, बहुत 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 अल्टीमेट चीज है ये देखिए, वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी किसको बोलते हैं? ए भाई साहब सुनिएगा, पहले मैं इंग्लिश लिखता हूं, पहले देखिएगा। इट इज द, देखो भाई तुम्हें डराने के लिए, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस। अगर वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस निकालना है किसी का, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस निकालना है, तो इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर टू द डेंसिटी ऑफ। अच्छा, दुनिया की सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? चलो एक बात बताओ, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस क्या होगी? सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस क्या होगा बताओ सर? सबसे हल्का गैस कौन सा होगा? मतलब वेपर डेंसिटी क्या है? दो लोगों की डेंसिटी का, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस होगा ना, हीलियम का मास 4 हो जाता है। हाइड्रोजन गैस क्या होगा? H2 भी होगा ना, तो इसका मास कितना आएगा? 2 ग्राम। हीलियम को देखोगे तो हीलियम अकेला ही रहेगा, लेकिन उसका मास कितना होगा? 4 ग्राम। मोलर मास देख रहे हो सर? मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास दोनों का, हाइड्रोजन इज सबसे छोटा, सबसे लाइटेस्ट गैस, हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट गैस होता है। ध्यान सुनना, डेंसिटी, सुनो सुनो सुनो, वेपर डेंसिटी कुछ नहीं होता, वेपर डेंसिटी कुछ नहीं होता। क्या होता है? किसी गैस का वेपर डेंसिटी निकालने गए, किसी गैस का कोई बोल दे वेपर डेंसिटी को, अगर तुमसे एकदम कोई पूछे ना, एकदम भाई कि एकदम गांव वाले आदमी को सिखाना, तो क्या है कि दुनिया का सबसे हल्के गैस के रिस्पेक्ट में, सुनना ध्यान से, वेपर डेंसिटी क्या बताता है कि दुनिया का सबसे हल्का गैस, हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में सामने वाले गैस का क्या डेंसिटी है। मतलब अगर मैं बोलूं मेरा वेपर डेंसिटी 10 है, मतलब सर मेरी डेंसिटी हाइड्रोजन की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में 10 टाइम्स ज्यादा है। ध्यान सुना, वेपर डेंसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या बताना चाहता है वेपर डेंसिटी? कि सर सामने वाला गैस हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में कितना हैवियर है, उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। ध्यान सुनना, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस निकालना है, वीडी ऑफ अ गैस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? डेंसिटी ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रखूंगा, एट सेम टेम्परेचर प्रेशर जो भी हो, याद रखिएगा टेम्परेचर प्रेशर सेम रखना है, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रख दूंगा। कोई दिक्कत? हाँ सर ये कैसे निकालेंगे? अरे बेटा बस ये 2 सेकंड का काम नहीं है। ये देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? डेंसिटी इज नथिंग, PM/RT होता था क्या? टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस निकालने जाओगे सर, प्रेशर मोलर मास ऑफ गैस अपॉन RT, ये हो गया, डिवाइड बाय प्रेशर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय RT। टेम्परेचर प्रेशर सेम है सर, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और ये डेरिवेशन तुम्हें जरूरत हो चाहे ना हो, किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी निकालते हो, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है? 2। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर किसी को डेरिवेशन से एकदम ही नफरत हो, एकदम लगेगा नहीं 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 सर मैं डेरिवेशन नहीं करता जिंदगी में, तो बेटा तू कुछ नहीं, वो लास्ट का फॉर्मूला याद रखियो कि किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी कोई बोले तो उस मोलर मास अपॉन 2 कर दो, मोलर मास अपॉन 2 कर दो। सर वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का रेशियो होता है किसके रिस्पेक्ट में? दुनिया का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, सबसे हल्के एलिमेंट के, सबसे हल्का गैस के रिस्पेक्ट में, सबसे हल्के गैस के रिस्पेक्ट में। कौन सा सर सबसे हल्का गैस? कौन सा? हाइड्रोजन गैस। टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा, तो टेम्परेचर प्रेशर सेम रहा, ये RT कैंसिल, प्रेशर सेम रहा, प्रेशर सेम रहा। अलग क्या हुआ? इस गैस का मोलर मास और हाइड्रोजन गैस का मोलर मास अलग, तो यही होगा ना, मोलर मास ही अलग होगा। तो देख ले भाई, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी एक रेशियो है किसके बीच की? 2 डेंसिटी ऑफ गैसेस के बीच की, एक डेंसिटी ऑफ गैस और दूसरी डेंसिटी हाइड्रोजन गैस की। पक्का? अरे कुछ नहीं भाई, R क्या होता है? R तो बेटा R होता है, R क्या होता है? R तो R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। हाँ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया होगा, ऑब्वियस है भाई,
टेम्परेचर प्रेशर मजे लेके कौन तुमसे पूछेगा। वेपर डेंसिटी मैं बता रहा हूं भाई, ऑब्वियस है टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है तभी मेजर करते हैं। ऐसा नहीं कि अब सर अपनी मर्जी से सर टेम्परेचर प्रेशर सेम नहीं हुआ तो, अरे बेटा फिर तो भाई क्या हो जाएगा, ऑब्वियस पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। एग्जाम हॉल में कोई पूछेगा, अब ऐसा थोड़ा होता कि सर ऐसे मान लीजिए कुछ भी, अरे नहीं मानते भाई, 1 मोल रुपया मानना आसान था, होना पॉसिबल नहीं है ना। जिंदगी पता है ना रियलिटी की, मोल नहीं हो पाएगा। ठीक है, डेरिवेशन स्कूल में नहीं आएगा, ये सब स्कूल में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है बेटा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना आएगा, कोई पूछ रहा है 2 कहां से आया, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस है, मोलर मास भूल गए, मैं भूल जाऊंगा तुम्हें, सच बता रहा हूं, ब्रेकअप हो जाएगा अपना। मोलर मास 2 कहां से आया, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या लेगा भाई, पूछ रहा है 2 कहां से, अबे 2, बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है, इसे करोगे कि 2 कहां से आया, चमत्कार। अरे नहीं यार, गलत बात है यार, बुरा लगता है भाई, 2 कहां से आया, 2 कहां से आया, 2 भाई मोलर मास ऑफ, अच्छा मैं तो भूल ही गया, आज मंडे है। हाँ मंडे को थोड़ा टाइम लगता है अपने बैच को जगने में, छुट्टी देनी ही नहीं चाहिए इन लोगों को। 2 कहां से आया, अब ये मत बोल देना कि भाई एम से एम काट दो सर, कि सर एम से एम काट दो, गैस बाई H2 लिख दो भाई, थोड़ा सा है, ऐसा मत करना यार, ऐसा मत करो यार, दिल से बुरा लगता है इंसान को। हो जाएगा। हाँ किसी भी, देखो एक सिंपल सी चीज है, कोई सिंपल सा बोले वेपर डेंसिटी, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस, सबसे दुनिया का हल्का गैस कौन सा है, हाइड्रोजन गैस। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा पूछता हूं, एक बात बताओ, वेपर डेंसिटी क्या है, तो रेशियो है किसका, कोई भी गैस लो, मान लो CO2 गैस लेते हो, तो डेंसिटी ऑफ CO2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बार बार डिराइव थोड़ा ना करूंगा सर, वो लास्ट में याद रखूंगा कि सर ये बताता है, जैसे CO2 गैस का वेपर डेंसिटी निकालोगे, CO2 गैस का वेपर डेंसिटी निकालोगे, वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 गैस निकालने जाओगे तो कितना होगा, मोलर मास ऑफ CO2 अपॉन 2, ये कितना हो गया 44 अपॉन 2, सर ये कितना हो गया 22। सर वेपर डेंसिटी ये क्या बता रहा है कि सर CO2 जो है, CO2 गैस जो है वो 22 टाइम्स हेवी डेंसिटी है, 22 टाइम्स ज्यादा डेंसिटी है उसकी, किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में, 22 टाइम्स ज्यादा डेंसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में। इसका मीनिंग ये होता है वेपर डेंसिटी, इसीलिए हाइड्रोजन दुनिया का सबसे हल्का गैस लेके हमने मेजर किया कि भैया इसके रेस्पेक्ट में अब बताओ कौन कितना ज्यादा डेंसिटी वाला है। पक्का हो जाएगा। यूनिट, यूनिट क्यों होगा, यूनिट देख लो, डेंसिटी और डेंसिटी दो लोगों का रेशियो अगर सेम बंदे का होगा, वेपर डेंसिटी यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। क्यों, क्योंकि सर दोनों सेम क्वांटिटी का जब रेशियो लेते हैं तो यूनिट यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। पक्का, हाँ यूनिट नहीं होता, वेपर डेंसिटी नहीं होगा। अरे कोई भी, जैसे अच्छा एक बोल रहा है कहां से सर, एक बात बता, एक बोल रहा है सर पानी का वेपर डेंसिटी, हे विनोद देख रहे पानी का वेपर डेंसिटी, पानी गैस है क्या, एकदम नहीं। दिमाग, ये दोनों कानों के बीच में ना बेटा एक भगवान ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिमाग नहीं करना है। पानी के ऊपर वेपर डेंसिटी निकालेगा रे भाई, पानी का वेपर डेंसिटी तू निकालेगा है ऐसे, फिर ऐसे करेगा तो भाई पानी का वेपर डेंसिटी पानी का मत निकाल देना भाई, पानी लिक्विड होता है यार, कितनी बार बताओ, वॉल्यूम में ही बोला था पानी को, पानी हमेशा लिक्विड, जब तक वो बोले नहीं कि गैस है तब तक पानी को गैस नहीं, पानी जिंदगी में लिक्विड लेना है, गैस पानी को ठीक। और कोई गैस ले ले भाई, तू SO2 गैस का वेपर डेंसिटी बता भाई मुझे, जल्दी सब लोग निकालो वेपर डेंसिटी। सर मीनिंग बताइए इन सब का, अगर मैं बोलता हूं नाइट्रोजन गैस का वेपर डेंसिटी, इसका मीनिंग आप पहले निकालिए, मोलर मास आपको आना चाहिए और फिर वहां से आप निकाल के बताइए क्या मीनिंग समझ में आता है। अगर वेपर दिया है तो, दिया हो तो, लेकिन नहीं दिया होता है इसीलिए दिक्कत आती है, ये गलती मत कीजिएगा। जब तक एग्जाम में वाटर वेपर ना लिखा हो, वाटर वेपर लिखा होगा तो कर देना भाई, कितना डिफिकल्ट है। SO2 का निकालो, N2 का निकालो, SO2 का निकालो और N2 का निकालो, जल्दी जल्दी। हाँ
जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा? SO2 का क्या होगा? N2 का क्या होगा? SO2 का क्या होगा? N2 का क्या होगा? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी SO2 का सर, इसका मोलर मास कितना है सर? 2064 अपॉन 2 32 हो जाएगा। बताइए, इतना डिफिकल्ट चीज आज बता दी मैंने शुरुआत में आते आते। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, वेपर डेंसिटी किसी का ज्यादा है, अगर मैं एक बात बोलता हूं वेपर डेंसिटी किसी का ज्यादा है, देखना, चलो मुझे स्टेटमेंट का मीनिंग बताना। वेपर डेंसिटी अगर किसी का हाई है, वेपर डेंसिटी हाई, तो उसका मोलर मास क्या होगा? उसका मोलर मास क्या होगा? हाई होगा या लो होगा? वेपर डेंसिटी हाई, तो उसका मोलर मास क्या होगा? हाई होगा या लो होगा? पहले ये बताओ, वेपर डेंसिटी हाई मतलब मोलर मास क्या होगा? हाई होगा या लो होगा? वो भी हाई होगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी हाई है मतलब मोलर मास भी हाई है। बहुत बढ़िया। और डेंसिटी, उसका मतलब उसका ऑब्वियस डेंसिटी ऑफ गैस भी क्या होगा? उस गैस की डेंसिटी भी क्या होगी? हाई होगी। डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगी? हाई होगी। तो याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में ये सब छोटे छोटे लाइंस को आपस में रिलेट किया जा सकता है कि अगर कोई हेवियर गैस है जिसका मोलर मास गैस का ज्यादा है, तो उसका सर वेपर डेंसिटी भी हाई होगा, उसका मोलर मास भी हाई होगा, उसकी डेंसिटी भी हाई होगी। वेपर डेंसिटी इज नथिंग, दुनिया का सबसे हल्के गैस के रिस्पेक्ट में आपकी डेंसिटी कितनी ज्यादा टाइम्स है? जैसे इसकी 22 टाइम्स है, इसकी 32 टाइम्स है, इसकी 14 टाइम्स है। और जो हमारे भैया जो वाटर के ऊपर भीड़े पड़े हैं, देख लीजिए वाटर वेपर लिखा है, वेपर लिखा है, तो सर इस केस में ले भाई तू खुश हो जा, वाटर वेपर का निकाल दिया मैंने 9। हाँ, लेकिन वाटर वेपर लिखा हो तभी, या फिर एग्जाम हॉल में ऐसे लिखा हो H2O एट 373 केल्विन, सर इससे कम पे होगा नहीं लेना है। पानी लिक्विड होता है भाई, पानी लिक्विड होता है। लेकिन कुछ लोगों की आत्मा शांत नहीं हो रही तो निकाल दिया 9, लो भाई खुश हो जाओ, पानी का भी निकाल देना। लेकिन हाँ, पहले कंडीशन बता रहा हूं गैस के लिए, ये जितना आइडियल गैस इक्वेशन, ऐसा नहीं आइडियल गैस इक्वेशन सर सॉलिड पे लगा रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन गैस के लिए। अभी जो भी पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में वो गैस की बात कर रहे थे। गैस प्रेशर ऑफ गैस होता है, ठीक है ना? ध्यान हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, श्योर हो? अरे एक बात बताओ, वेपर डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑफ गैस निकाल सकते हो, वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो, चीजें कर लोगे। अच्छा देखो, तुम्हें मैथ आता है? मैं पूछूं तुमसे कि मैथ आता है, तुम बोलोगे आता है ना? अभी 10th, अभी तो मैथ छोड़ के आए हो यार, अभी छोड़ के आए हो, बता दोगे? हाँ हाँ बता दोगे? एक सिंपल चीज, एक सिंपल चीज, ये भाई देखो, पीवी इज इक्वल्स टू NRT। चलो एक बेसिक मैथ की बात करते हैं, सुनिएगा, है सुनिएगा, एक बहुत हेवी लाइन बोलने जा रहा हूं, बहुत हेवी लाइन, एक बहुत हेवी लाइन बोलने वाला हूं। बेसिक मैथ्स अभी फिजिक्स में भी हो ही रहा है। हाँ, किसने सही याद दिलाया? हाँ भाई तुम्हें मैथ्स आता है, बेसिक मैथ्स आता है। कौन है नो सर भाई? कौन है नो सर? आयुष सर को कॉल करूं क्या? नो सर कौन है भाई? डर नहीं लगता तुझे? अभी देख भाई, ये देखना, ये देखो, पंगा नहीं लेने का इधर से, ऑनलाइन ऑनलाइन थप्पड़ उधर पहुंच जाएगा, ठीक है? हाँ ये देखो, पीवी इज इक्वल टू NRT दिया है। अब मैं देखना एक लाइन लिख रहा हूं, अब सब लोग देखिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर ऑफ गैस इज inversely proportional to, inversely proportional to, inversely proportional to वॉल्यूम। ये लाइन एक बार आप सब लोग सोच लीजिए। अगर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर क्या होगा? अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गया, ध्यान सुनिएगा, आप खुद से सोचिए ये लाइन कैसे सही होगी, ये लाइन कैसे। एग्जाम हॉल में रट के मत जाइए कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये सब मैं लाइन कैसे लिख रहा हूं। किसने बोला सर कैसे लिख दिया? आइडियल गैस इक्वेशन पता है और आप ये लाइन कैसे लिख गए? ध्यान सुनना कैसे लिख रहा हूं, ये देखो, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। आर क्या है? कांस्टेंट।
आर क्या है? कांस्टेंट। सर तुमने क्या बोला? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब एक बात बताओ, ये सब कांस्टेंट हो गई, इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर रही। टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो भैया ये देख लो अपने पास, सर प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया क्या? क्यों? क्योंकि इधर सब कुछ ही कांस्टेंट हो गया। चाहे अगर किसी को लगता हो तो P इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं। ये देख लो प्रेशर, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। याद रखना, कोई भी अगर तुमसे इस इक्वेशन को, अब मैं इसी का, ये पता है बेटा कौन सी चीज है? ये जो मैंने लाइन लिखी ये किसने बोली थी? ये जो लाइन है इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ये लॉ मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि गैस का प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रट्टाफिकेशन मत कीजिएगा, लाइंस को पकड़िए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इनवर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? अगर दो लोग आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाइएगा प्रेशर कम होगा। सर इनका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अगर आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा हो, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अरे होगा कि नहीं होगा? इनवर्सली का मतलब, इनवर्सली का मतलब, इनवर्स का मतलब इनवर्स होता है बेटा, इसको बोलते हैं इनवर्स। हे भाई ऐसा भी है क्या? इनवर्स का मतलब जो नीचे हो बेटा, आप क्या बोल सकते? इनवर्सली का हिंदी क्या होता है यार? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अबे यार ऐसी मत हिंदी पूछो यार, इनवर्सली का मतलब क्या होता है? मुझे खुद को तड़प जाऊंगा मैं ऐसे यार। इनवर्स का मतलब क्या होता है? जल्दी बता भाई। इनवर्स का इंग्लिश क्या होता है? उल्टा। हाँ मतलब उल्टा, उल्टा पर कैसे बोलने में अजीब सा लग रहा है, उल्टा प्रोपोर्शनल टू, मतलब इनवर्सली मतलब एक को बढ़ाओगे ना तो दूसरा कम हो जाएगा। यार भाई थोड़ी इंग्लिश सही कर ले यार भाई, जो भी था इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला भाई थोड़ा सही कर ले अपनी इंग्लिश। इनवर्सली का मतलब जो इधर बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, ये कम बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। हाँ एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? बॉयल्स लॉ बोलेंगे। इसी को क्या बोल देते हैं? बॉयल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं? बॉयल्स लॉ बोलते हैं। पक्का? हाँ रेसिप्रोकल में चलेगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो चलो चलो, एक लाइन और, एक लाइन और, एक लाइन और। चलो इस लाइन के बारे में तुम लोग बताओ। एट कांस्टेंट प्रेशर and number of moles, at constant pressure and number of moles, volume of gas is चलो यहां फिल इन द ब्लैंक्स करके बताओ। सोचो आराम से, एक बार सोचो, एक बार सोचो। अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गया, अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गया, अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गया तो उस केस में क्या होगा? प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गया तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर इन केल्विन। हमेशा उस फॉर्मूले में हमेशा टेम्परेचर कहां रखना है? केल्विन में रखना है। टेम्परेचर कहां रखना है? केल्विन में रखना है। टेम्परेचर कहां रखना है? केल्विन में रखना है। पक्का? अबे तो लिखते चलो ना, ये सब लाइंस तो तुम्हारे ही काम किए, लिखने के लिए अलग से टाइम। चल लिख, जल्दी लिख, बाकी लोग जल्दी जल्दी निकालिए। क्या होगा? प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसके होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे हो गया ये? कैसे हुआ? अरे कैसे हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। कैसे हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? कैसे हो रहा है? तो सर एक सिंपल सी बात है, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो सर वॉल्यूम की बात करेंगे, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज नथिंग एन आर बाई P इंटू टी। ये देख लीजिए सब कुछ कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब देख लो V बाई टी इज
कांस्टेंट, V बाई टी इज कांस्टेंट, V बाई टी इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ खींचेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ खींचेंगे, याद रखिएगा टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में लेना है। तो याद रखिएगा टेम्परेचर ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा। कैसे, ये देख लो, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये देखो, ये 0 केल्विन जो होता है ना बेटा, इम्पॉसिबल टेम्परेचर होता है, कोई पॉसिबल होगा ही नहीं। क्यों? 0 केल्विन का मतलब क्या हो गया सर? टेम्परेचर 0 मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। वॉल्यूम 0 नहीं होगा, ध्यान सुनिएगा, देख लो, 0 केल्विन इज इम्पॉसिबल टेम्परेचर, 0 केल्विन इज इम्पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है, 0 केल्विन इज इम्पॉसिबल टेम्परेचर। और ये जो लॉ है, ये जो लॉ है, इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं? दिस लॉ इज नोन एज चार्ल्स लॉ। देख रहे हो, चार्ल्स लॉ। ये क्या है? ये कौन सा लॉ है? दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? चार्ल्स लॉ। जल्दी लिखो, जल्दी। क्या होगा? हो गया? चलो, अब एक चीज और कांस्टेंट करनी है, फिर अपनी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है? एक चीज और कांस्टेंट करनी है, उसके बाद अपनी कहानी फिनिश हो जाएगी, ठीक है? चलो, अब एक बात बताओ, अरे कहानी फिनिश मतलब ये गैस वाला काम खत्म। एक लाइन और लिखूंगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान सुनना बेटा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, चलिए बता दीजिए मुझे, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। क्या होगा? ये भी आंसर बता सकते हैं आप ही लोग, स्टेटमेंट आप ही, भाई मैं कोई लॉ पढ़ा ही नहीं रहा, मुझे सीधी सी बात है, इसको लॉ बोलते हैं, इसको पता है। 0 केल्विन बेटा पॉसिबल टेम्परेचर नहीं होता, 0 केल्विन इज नॉट अ पॉसिबल इम्पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है? इम्पॉसिबल टेम्परेचर आ जाता है 0 केल्विन। 0 केल्विन जो है इम्पॉसिबल टेम्परेचर। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। कैसे? अरे कैसे? पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, सर प्रेशर एन आर बाई वी, ये सब कांस्टेंट हो गए, टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस याद रखना हमेशा टेम्परेचर। सर इस चैप्टर के बाद, चैप्टर तो छोड़ो, क्लास 11th के बाद सीधा 10th के बाद जब भी टेम्परेचर कोई पूछेगा, केल्विन में ही पुट करना है। कोई भी फॉर्मूला हो, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही पुट करना है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाओगे, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन का ग्राफ बनाओगे, प्रेशर इन टेम्परेचर इन केल्विन का ग्राफ बनाओगे, ऐसे जाएगा। सर याद रखिएगा, 0 केल्विन इज नॉट द पॉसिबल टेम्परेचर, इम्पॉसिबल टेम्परेचर होता है, क्योंकि वहां सब कुछ ही 0 हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल रियल लाइफ में नहीं हो सकता, इसीलिए इम्पॉसिबल टेम्परेचर बोलते हैं, इसीलिए उसको इम्पॉसिबल टेम्परेचर बोलते हैं, इम्पॉसिबल टेम्परेचर बोलते हैं। पक्का? ये जो लॉ है, इस लॉ को पता है क्या बोलते हैं? इस लॉ को पता है क्या बोलते हैं? तुम लोग नाम देखते याद आ जाए कुछ, इसी को नाम बोलते थे गेलुजाक्स लॉ। ये याद है गेलुजाक्स? ये गेलुजाक्स लॉ है, ये गैसियस वॉल्यूम वाला, ये गेलुजाक्स लॉ है। वो बॉयल्स था, ये चार्ल्स हो गया, ये गेलुजाक्स लॉ है।
पक्का ये गेलुजाक्स लॉ है प्रेशर वॉल्यूम का। अच्छा ये भाई ये सर एक और लॉ बता दूं, लास्ट वाला ये देखोगे, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ चुके हो। ये जितने भी लॉ पढ़ रहे हो सब किसके लिए वैलिड है? गैस के लिए वैलिड है। सर ये किसके लिए पढ़ रहे हो? कि सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए लास्ट लाइन, temperature and pressure, constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure volume of gas is directly proportional to number of moles, is directly proportional to number of moles। कैसे आया? आपके सामने एग्जांपल है, ये देख लो, ये क्या है? PV इज इक्वल्स टू एन आर टी। सर प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होगा? एन आर टी बाई पी। सर ये देख लो, इन सबको मिला दो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा। पक्का? तो बेटा यही है गैस के लॉ। गैस के लॉ अलग से नहीं रटने हैं, बैठ के इसको मत रटने लगना, ये तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना। अगर तुम्हारा बेसिक मैथ अच्छा है तो बस एक चीज को कांस्टेंट कर दो, एक चीज को कांस्टेंट कर दो, आपस में रिलेशन कर दो। मैंने कोई नई चीज, मेरे से कोई पूछे ना, आज एक नया फॉर्मूला, सिर्फ एक नया फॉर्मूला बताया है, वो वेपर डेंसिटी इज नथिंग मोलर मास बाई 2। उसके अलावा कोई पूछे ये सब क्या है? सर एक को कांस्टेंट करो, बेसिक मैथ लगा दो, एक को कांस्टेंट करो, दूसरे को लगा दो, दूसरे को लगा दो। हाँ पक्का हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, एवोगाड्रोस लॉ हो जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ हो गया, गेलुजाक्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, एवोगाड्रोस लॉ हो गया। सर ये गैस ही गैस हो गया, जिंदगी में गैस ही गैस हो गया। अब तो एसिडिटी इनो उनो पीना पड़ेगा पचाने के लिए ना। हाँ ठीक है, ऑब्वियस है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इतना गैस गैस हो गया यार, गैस गैस का देख रहे हो कितना कुछ पढ़ दिया आज हम लोगों ने। सर कहां से स्टार्ट हुए थे? यहां से स्टार्ट हुए थे, आइडियल गैस इक्वेशन से स्टार्ट हुए थे। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। एक बार फटाफट चीज देखो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीएम इज इक्वल्स, देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इस चैप्टर में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको कभी नहीं बोला बड़े कॉन्सेप्ट्स। यहां पर इस चैप्टर में बड़े कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, अभी थर्मोडायनेमिक्स से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आते हैं, यहां पर होते छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। आप देखो ना, आपने ये पढ़ा, इससे ये पाया, इससे ये आया, इसको यूज करके डेंसिटी ऑफ गैस कैसे फ्लक्चुएट करती ये पता चला। डेंसिटी ऑफ गैस जैसे फ्लक्चुएट करी, जैसे डेंसिटी ऑफ गैस फ्लक्चुएट करी, वेपर डेंसिटी आ गई कि सर हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस बताइए, ये आ गया। फिर वेपर डेंसिटी हाई, मोलर मास हाई, डेंसिटी ऑफ गैस हाई। फिर हम लोग यहां आ गए कि सर आइडियल गैस इक्वेशन में अगर हम बात करें अलग अलग तरीके से तो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे होगा। पक्का है, यही साइंस है। साइंस लिया है ना बेटा, तो साइंस लिया है तो यही सब चीजें मिलेंगी। इसका ग्राफ तो नॉर्मल होगा यार, कहीं बना लो ना। ये रहा ना वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का ग्राफ, कैसा होगा? ये तो स्टार्ट ही होगा ना, ये तो 22.4 से स्टार्ट ही होगा। ठीक है, तो बस नॉर्मल ग्राफ जाएगा। पक्का बढ़िया हो जाएगा। हाँ एक सिंपल सी चीज है कि आप अगर टेम्परेचर को, मतलब एक सिंपल सा देखो, कोई बोला 0 केल्विन क्यों इम्पॉसिबल है, एक बात बता बेटा, सिंपल सी चीज बता। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, ध्यान सुनिएगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है। तुमने बोला टेम्परेचर 0 केल्विन पुट कर दूं, 0 केल्विन जैसे ही पुट करोगे इधर सब कुछ 0, और इसका मतलब उधर भी। भाई एक बात बताओ, दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन 0, मतलब उसमें सब कुछ क्या होगा? 0 ही होगा। सर सब कुछ ही 0 हो जाएगा ना। अगर आपने टेम्परेचर 0 केल्विन अचीव कर दिया गैस के लिए, सोच रहे हो टेम्परेचर अगर आपने 0 केल्विन किया, इम्पॉसिबल टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि वहां सर प्रेशर 0, वॉल्यूम 0, मतलब सोच रहे हो किसी को गायब करना हो, एक काम करो, मान लो किसी दोस्त को गायब करना हो, ले चल यार 0 केल्विन टेम्परेचर पे, हाँ ले चल 0 केल्विन टेम्परेचर पे, गायब हो जाए प्रेशर वॉल्यूम सब 0। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, क्यों? मतलब इतना इंडिया में कहीं भी क्राइम क्यों होता? बेटर ले जाते सर 0 केल्विन पे ले जाते। 0 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस कम करना है? -273, उड़ जाता आदमी। ऐसे थोड़ा ही ना होता है भाई, ठीक है, ऐसे थोड़ा ही ना होता है कि पता चला ये देखिए खूंखार टीचर, हाँ न्यूज आ रहा है, अपने बच्चों को सिखा रहा है मारने के अलग अलग तरीके।
ये इम्पॉसिबल टेम्परेचर है, -10 -20 वो सब जम जाते हैं, हम लोग खुद जम जाएंगे भाई। -273 पे तू लग रहा है, -273 पे तू किसी को बचा पाएगा? हाँ, न्यूज आ रही है, इस देखिए, पता चला किसी को धमकी दे रहे हैं, या तो तू मुझे 1 मोल रुपया दे दे, नहीं तो मैं तुझे -273 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊंगा, ठीक है, गायब कर दूंगा भाई, गायब। चलो, ये सब नहीं वैलिड है, वो इम्पॉसिबल टेम्परेचर है, कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। किसी भी गैस को ले जा भाई, उससे पहले वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा धमकी उमकी मत देने लगना। आजकल मैं कल इंस्टा पे पोस्ट डाला, सब जगह 1 मोल आम मांग रहे सब मेरे से, मतलब मोल बता दिया लग रहा है मेरे से। हाँ, पता चला कहीं मिले, सर 1 मोल दे दो, ठीक है। चलो देखो, गैस की बात हो गई, गैस हो गया है, छोड़ो उस गैस को। अब मैं तुमसे एक सिंपल चीज पूछ रहा हूं, मूल कॉन्सेप्ट को मैं एक आज बहुत देखो मैं क्या बोल रहा हूं, डरो, हंस रहा है सब, बहुत बदमाश बच्चा हो गया। ये सब देखो, तुम लोग को डर लगना चाहिए, ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कांपना चाहिए डर से, हंस कैसे सकते हैं ये सब, ठीक है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, देख रहे हो कैसी जिंदगी हो गई, एक फॉर्मूला पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, और उस पर सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, उस पर सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है। एक बोल रहा पॉसिबल ऑन मून, तो भाई पॉसिबल ऑन मून, तो ऐसा लग रहा है मून तो घर के पीछे चला जाएगा, अभी जाके जाके टपका देगा, पॉसिबल ऑन मून। देखना, मैं तुम्हें सारे फॉर्मूलाज एक साथ कर देता हूं, देखो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी, या फिर डेंसिटी ऑफ गैस कोई पूछेगा तो पीएम अपॉन आरटी। ये देख ले, सब कुछ तेरे लिए साथ में लिख देता हूं। वेपर डेंसिटी इज मोलर मास बाई 2 हो गया, वेपर डेंसिटी इज मोलर मास बाई 2 हो गया। और देखना, अगर तुमने कांस्टेंट किया, ये देखो कांस्टेंट किया टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इसी को क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं। अगर तुमने, पहली कंडीशन ये थी, सेकंड वन, अगर तुमने वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स तुमने वो किया, तो इसमें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इसी को क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ बोलते हैं। देखना बेटा, सब कुछ रिवाइज कर, खत्म कर, गैस खत्म हो जाए, आगे चलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स हो गया, प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और क्या हो गया, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये क्या हो गया, गेलुजाक्स लॉ हो गया। देख भाई, इससे ज्यादा क्या ही टीचर मेहनत करे, अपनी ही पढ़ाई चीज को शॉर्ट नोट्स बना के दे रहा है कि भाई कोई ज्यादा मेहनत मत करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये देख लो, इसको क्या बोल देंगे, एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ हो जाएगा। है फॉर्मूला बुक क्या दू भाई, दे तो दिया, अब तू क्या चाह रहा है, ये देख ले, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, देख सारी की सारी गैस की कहानी यही है। गैस का सारा कुछ जो पढ़ पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, वही गैस की कहानी को सारा समराइज कर दिया है मैंने, इसी गैस की कहानी को सब समराइज कर दिया। ओके, हो जाएगा। हाँ, एक बोल रहा है मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ओह माय गॉड। ना बेटा, आइसक्रीम की दुकान पे आए ना कि सर आज पिज्जा खाने का मन नहीं कर रहा, आज आइसक्रीम खाएंगे, नहीं ठीक है बेटा, गलती कर ली है। मैं तो बार बार बोलता हूं, अभी भी 11th क्लास के बच्चों के पास अभी भी टाइम है। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आपकी गलती एकदम नहीं है, घर वालों ने ज्यादा उम्मीदें कर ली, आपने ज्यादा रास्ता आसान समझ लिया, ऊपर से हम जैसे लोग मिल गए, ठीक है, कि ऐसी ऐसी बात, एक फॉर्मूले के ऊपर 4 स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। अच्छा चलो, एक सिंपल से, सुनो 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 सुनो, अब ये सब देखो। हाँ, एक बोल रहा है, ये देख लो अपने पास टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट, सोचने का है, ये सब खेल किसका है, सोच का ही हो गया है, सारा सोच सोच का गेम चल रहा है, सोच लीजिए काम चल जाएगा। अब मैं एक बहुत हार्ड चीज पढ़ाने के लिए आज आया हूं, और बड़ी उम्मीद से बहुत डिफिकल्ट चीजों में हाथ लगाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत हाँ, ये देखना अपने पास, मैं सिंपल सी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। क्या, एक तो जैसे ये सब इंपॉर्टेंट तो है ही है, ऑब्वियस है, गैस का बिहेवियर खत्म हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन, टॉपिक नंबर 15 भी आज खत्म हो गया, 15 टॉपिक खत्म हो गए इस टॉपिक, इस चैप्टर के। सम बेसिक करते करते 15 टॉपिक हो गए, सम बेसिक करते करते 15 टॉपिक कर लिए, गैस का टॉपिक कर लिया, गैस का टॉपिक कर लिया, हाँ गैस का टॉपिक कर लिया। अभी देखिएगा, एक सिंपल सा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा,
पता है ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तुम लोगों को, क्योंकि ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। ग्राम कॉन्सेप्ट तुम्हें पता भी नहीं है, ग्राम कॉन्सेप्ट पता भी नहीं है। पता है क्या होता है ग्राम कॉन्सेप्ट? पता है ग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये आइडिया भी नहीं होगा तुम लोगों को यार। ये कहां पढ़ा तुमने? हैं? ये सब कैसे पढ़ा? ये देख लो, ग्राम कॉन्सेप्ट जैसे ही आता है लोग कांप गए। ग्राम कॉन्सेप्ट कुछ नया आएगा, दैट इज इक्वल्स टू मूल कॉन्सेप्ट। ग्राम कॉन्सेप्ट में नया क्या है, प्लीज एक लाइन का मीनिंग समझिएगा और मेरे साथ साथ सुनिएगा, देखिएगा एक्चुअली हुआ क्या। मैंने आपको शायद शुरुआत में बताया था कि जैसे ही ग्राम आता है वर्ड क्या आ जाता था, मूल आ जाता था। याद करो, हमने ऐसा पढ़ा था ना कि सर पानी है, पानी का अगर मैं 18 AMU लगाऊंगा तो 18 AMU का मास अलग है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन जैसे ही इसके आगे ग्राम लगाया, यूनिट जैसे ही ग्राम आया, जैसे ही यूनिट ग्राम आया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मूल में कन्वर्ट हो जाएगा। याद करो, वंस अपॉन ए टाइम जिंदगी में कभी ये बातें हुई थी, हमारी तुमसे ये बातें हुई थी हमारे सफर में, हाँ ये कहानी हुई थी ना। याद करो, ग्राम कॉन्सेप्ट इज नथिंग मूल कॉन्सेप्ट के बराबर। बस एक लाइन का मीनिंग समझिएगा, क्या है लाइन? तो सर इफ ग्राम इज, याद रखिएगा, इफ ग्राम और जी, मतलब ऑब्वियस है ग्राम को ही जी लिखेंगे, इफ ग्राम और जी इज यूज्ड एज, ध्यान सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एज प्रीफिक्स देन इट रिप्रेजेंट, ये पता है किसको रिप्रेजेंट करता है? मूल को। ओह माय गॉड, कितनी इंपॉर्टेंट चीज और कितनी डिफिकल्ट चीज। मतलब अगर ग्राम किसी के आगे प्रीफिक्स लगा है, प्रीफिक्स मतलब किसी के आगे लग जाए, मतलब ऐसे लगा है 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऐसा लिखा है इसका मीनिंग क्या होगा? एटम के आगे क्या लगा है? ग्राम लगा है। एटम के आगे क्या लगा है? ग्राम लगा है। तो मैं क्या लिखूंगा? इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कौन बताता है भाई? 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन लिख सकता हूं, या फिर 2 इंटू Na एटम ऑफ ऑक्सीजन लिख सकता हूं। बताइए लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? जब आपका प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, जब आपका प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो ये क्या कहलाएगा? ग्राम कॉन्सेप्ट कहलाएगा। आए होगा कि नहीं होगा? इतना हार्ड देख रहे हो? ये सफिक्स बेटा पीछे आता है, प्रीफिक्स आगे आता है। प्रीफिक्स ये है ना, आगे आगे, इसको आगे बोलते हैं, पीछे ये है, हाँ ये आगे की तरफ हुआ, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ये देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं आपको देता हूं 18 ग्राम ऑफ वाटर, देखिएगा एक मिनट सुनिएगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर, यहां पर ये ग्राम क्या है? मास है। ये ग्राम क्या है? मास है। लेकिन अगर मैं ये लिख देता हूं 18 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ, ध्यान सुनना, 18 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका मतलब ये किसको, ये देखो 18 ग्राम ऑफ वाटर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ H2O को, मास ऑफ H2O को। 18 ग्राम पानी, क्योंकि वो किसी का प्रीफिक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल के आगे ग्राम लगा, सर ये क्या हो जाएगा? 18 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। किसके? सर ये किसके हो जाएंगे? सर 18 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सर दोनों में डिफरेंस पता चलना चाहिए, दोनों का डिफरेंस पता रहना चाहिए, दोनों का डिफरेंस पता रहना चाहिए। हो जाएगा सर, श्योर हो? हाँ इतना हार्ड देख लो, अगर तुमसे कहीं कोई पूछ दे, कहीं कोई बोल दे कि सर इन दोनों के लाइंस का बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे 22 ग्राम ऑफ CO2 लिखा है और 22 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लिखा है, तो ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं सर, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कैसे अलग है आप दोनों लोग देख लीजिए, आप बता दीजिए कैसे होगा। ग्राम मतलब कुछ नहीं, ग्राम मतलब मूल कॉन्सेप्ट। ग्राम किसी के प्रीफिक्स में आया, किसी के यूज एज अ प्रीफिक्स, मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मूल को रिप्रेजेंट करेगा। यहां अकेले है, अकेले है, गाना गा रहा है, अकेले हैं,
तो क्या गम है, हम सिंपल मास को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सर जैसे ही किसी के साथ जुड़ गया, देखो आदमी अकेला है ना तो कम बर्बाद होगा, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम देखेगा बर्बाद थोड़ा बहुत होगा, हाँ। लेकिन अगर किसी के साथ लग गया, इंस्टाग्राम तो देखना ही था, मैसेज में भी टाइम जाएगा ना, तो वही वाली हालत है। ये जो है छोटी क्वांटिटी 18 ग्राम मतलब मास को बता रहा है। ये जो 22 ग्राम CO2 है क्या बता रहा है, ये 22 ग्राम CO2 क्या बता रहा है कि सर मास है, मास ऑफ CO2 कितना है, सर मास बता रहा है। लेकिन ये मास नहीं है, ये क्या बता रहा है, 22 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। क्योंकि सर ये किसी के साथ हो लिया, और जब किसी के साथ कोई चला जाता है तो परिवर्तन हो जाता है सर, पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो जाएगा, है। तो देख रहे हो कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज ग्राम कॉन्सेप्ट है। छोटू छोटू से टॉपिक्स चल रहे, छोटू छोटू से टॉपिक्स चल रहे हैं भाई, हाँ। निकालते जाओ निकालते जाओ, करते जाओ, कर लोगे। हाँ, ग्राम कॉन्सेप्ट इज नथिंग, मूल कॉन्सेप्ट का जुड़वा भाई है। बस इस लाइन का मीनिंग याद रखिएगा, ग्राम जब भी प्रीफिक्स की तरह होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मूल की तरह रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं, क्वेश्चन एक दे रहा हूं, एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए क्या मिलेगा, हाँ क्या होगा, क्या होगा। याद करो हमने कभी कहानी शुरू करी थी ऐसे वाली, 3 मोल ऑफ CO2 दैट इज इक्वल्स टू सर 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ऐसा पढ़ा था। और मॉलिक्यूल से एटम जाने के लिए भाई साहब हम क्या करते हैं, सर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया सर, एटम ऑफ कार्बन हो गया, एटम ऑफ कार्बन हो गया। एनए को मैं चाहूं तो एनए को मैं क्या लिख सकता हूं, मोल लिख सकता हूं, और नहीं तो ग्राम एटम भी तो लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है भाई किसी को। और 2 into 3 Na सर एटम ऑफ ऑक्सीजन लिख सकता हूं, एटम ऑफ ऑक्सीजन लिख सकता हूं, और इसको मैं 6 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन लिख सकता हूं। देख लो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा सर, ये क्या आंसर होगा, 3 ग्राम एटम ऑफ कार्बन आएगा क्या, 3 ग्राम एटम ऑफ कार्बन आ जाएगा क्या, पक्का। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तरल जैन, मनिकप्रीत सिंह, प्रिया पांडे, इशितवा अजय, पार्थ कुमार, यथार्थ शर्मा, शिवान, शाश्वत गुप्ता, नकुल सैनी, कुणाल, बढ़िया। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और देता हूं, अरे रुक जाओ, मुझे हड़बड़ी नहीं है भाई, तुम आराम से करो, ठीक है, तुम आराम से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ग्राम मतलब ऑब्वियस है, ग्राम एटम लिखा है। चलो एक काम करो, ये देखो, कैलकुलेट मास ऑफ, चलो बताओ क्या होगा, निकालो कितना होगा बेटा। फिर से मूल कॉन्सेप्ट ऑब्वियस है, ग्राम कॉन्सेप्ट मूल कॉन्सेप्ट का ही भाई है भाई, ग्राम कॉन्सेप्ट मूल कॉन्सेप्ट का ही भाई है। एक बोल रहा है
हाँ, कोई भी दिक्कत है भाई, सीधी सी बात है, आपके नहीं समझने से सिलेबस कम नहीं होगा। आप मेहनत कम करेंगे तो उससे सिलेबस चेंज नहीं होगा। आप अगर प्रिपेयर नहीं करना चाहते, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं। आपको लगता है आप, मैं बार बार बोलता हूँ ना भैया, आप किसी टॉय शॉप पे नहीं आए हो, किसी पिज्जा शॉप पे नहीं आए हो कि अपनी मर्जी का मैं लूंगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि आपको ये सब चीजें मैं बार बार पढ़ाऊं। आज इसीलिए मैं देख रहा हूँ हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। मैं अभी इस चैप्टर में सच बताऊं तो अभी चैप्टर तो थर्मोडायनेमिक्स से चालू होगा, क्योंकि वहां से चैप्टर रिलेटेड चलते हैं। ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है कि हाँ यार एक छोटा सा पैकेट पकड़ाइए, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक दिन मॉलिकुलर फॉर्मूला, एक दिन परसेंटेज, ऐसे सीख रहे। तो भैया मर्जी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। 6 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 6 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O क्या होगा? 6 ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हो गया? 6 मोल्स लिख सकता हूं, 6 मोल मॉलिक्यूल लिख सकता हूं। अरे भैया क्यों अपने आप को टाइम वेस्ट कर रहे? 6 मोल मॉलिक्यूल मतलब 6 मोल्स ऑफ वाटर हो गया यार, 6 मोल्स ऑफ वाटर हो गया। 1 मोल का मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा सर? 1 मोल का मास 18 ग्राम होता है, 6 इंटू दिस 108 ग्राम आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। पक्का हो जाएगा सर, निकाल दो। डन डन डन, पक्का हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग स्टोइचियोमेट्री पे चलेंगे। चलो, निकाल दो, निकालो, फिर चलते आगे। जल्दी, क्या होगा? क्लास एंड कब होगी? 8 बजे। पता होना चाहिए बेटा। 6 ग्राम मॉलिक्यूल बताना है। 4 ग्राम मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है। मैं यहीं पर इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 मोल भी लिख सकता हूं। अब आपके ऊपर है, 4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स भी लिख सकता हूं। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे लिख सकते हैं। सर कैल्शियम का होगा तो कितने होंगे? 4 Na एटम्स होंगे। कार्बन का होगा 4 Na एटम्स होंगे। एटॉमिसिटी कितनी है? 1 1 है। और ऑक्सीजन का होगा तो 12 Na एटम्स लिख सकते हैं। इसी को आप चाहें तो 4 ग्राम एटम, 4 मोल एटम और 12 ग्राम एटम लिख दीजिए, कहानी खत्म। सेम चीज है, बस कुछ नहीं करना आपको। हो सकता है कल से एवोगाड्रो नंबर के बदले आप ग्राम भी कहीं पढ़ लें, तो आप प्रीफिक्स के फॉर्म में याद रखिएगा कि जहां प्रीफिक्स के फॉर्म में हुआ, जिधर भी प्रीफिक्स के फॉर्म में होगा, उसी केस में जिधर भी प्रीफिक्स के फॉर्म में होगा उसी को यूज करते हैं। और हम लोग क्या लेते हैं? मोल लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं? मोल लेते हैं। पक्का? डन 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 डन, पक्का। फटाफट खत्म करें, चले आगे। मूल निकालना तो बेटा आप बहुत आगे निकल चुके हैं, 4 4 12 आएगा। ठीक है, चलो। अब मुझे पता चल गया, मूल निकालना सीख लिया हम लोग, ग्राम कॉन्सेप्ट भी जान गए, आइडियल गैस इक्वेशन जान गए, छोटी छोटी कैलकुलेशंस कर लिए हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस कर ली हैं। हाँ, एक्चुअली एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं कराए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने भी इसलिए नहीं कराए, बुरा मत मानिएगा। लेकिन मुझे पता है आज मंडे है तो बहुत सारे लोग रिवाइज करके नहीं आते हैं। तो कल मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि कल आज की क्लास के ऊपर, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर या वेपर डेंसिटी के ऊपर, कल आपकी क्लास में क्वेश्चंस होंगे। आप टेंशन मत लीजिए। कल मैं आपको बता रहा हूं, कल आपको केबीडी शुरुआत में कराऊंगा। आज मंडे है बेटा, बहुत लोग नहीं आते हैं, फिर वो अपने अपने सजेशंस देते हैं, तो तुम्हें पता नहीं है। हमें हमारा फीडबैक आता रहता है, हमें दिखता रहता है, अच्छा तुम तो पढ़ के निकल जाओगे। हमें आता है कि अरे सर ऐसे चल रहा है, फिर हम हंसी भी आते, फिर लगता है यार इसे पढ़ने वाले लोगों को चीजें सही करनी चाहिए।
चलो, एक सिंपल चीज मुझे पता चल गया, मूल कॉन्सेप्ट हो गया, ग्राम कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारी चीजें सेम है। तो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बहुत डिफिकल्ट चीज, अरे सुनिएगा सर, सुनिएगा, एक बहुत डिफिकल्ट चीज करने वाले हैं, ठीक है। एक बहुत एनसीईआरटी की, नहीं पहले मैं इंग्लिश में पहले इंग्लिश पढ़ाऊंगा, पहले मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा ना, तो इंग्लिश पढ़ाने में क्या होता है, डर लगता है। ऐसे में बोलूं हार्ड है, तुम लोग मजाक उड़ा दोगे, वैसे बहुत हार्ड है, सच बताऊं बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। देखना, जैसे ये सब देख रहे हो कितना हार्ड हार्ड कॉन्सेप्ट सीख जा रहे हो तुम लोग, ग्राम कॉन्सेप्ट को मोल कॉन्सेप्ट बोल देते। ऐसे ही एक चीज आती है स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री पता है क्या बोला जाता है, बोलने में ही जवान लड़खड़ा रही है। कोई कोई इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्री बोलता है, कोई बोलता है स्टोइशियोमेट्री बोलता है, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, स्टोइकोमेट्री इसी को बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री इसी को बोलते हैं। अगर मैं बोलूं स्टोइशियोमेट्री, तो स्टोइशियोमेट्री किसको बोलेंगे, स्टोइशियोमेट्री किसको बोलेंगे भैया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये देखिए, इंग्लिश पढ़िए पहले, आप इंग्लिश पढ़िए, मजेदार इंग्लिश है, मजेदार इंग्लिश है। मैं एनसीईआरटी की इंग्लिश लेके आया हूं, क्योंकि मुझे भी इंग्लिश से डराना तो है ना। सुनिएगा, कहानी देखिएगा, कितनी यह शानदार इंग्लिश है। एनसीईआरटी की इंग्लिश पढ़िएगा। द वर्ड स्टोइकोमेट्री, जैसे जो पढ़ना, जिसको जैसे पढ़ना। द वर्ड स्टोइकोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, स्टाइक्योन मीनिंग एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीनिंग मेजर. Stoichiometry deals with the calculation of mass, sometimes volume, of the reactants and products involved in a chemical reaction. That is known as stoichiometry. देखना, हाँ देखना भाई साहब, इतनी इंग्लिश देख रहे हो, कितनी इंग्लिश पढ़ ली हम लोगों ने। स्टोइकोमेट्री है क्या? नॉर्मल आदमी कोई तुमसे पूछे तो उसको ऐसे समझाना है, होता ना ऐसे ऐसे पकड़ गए भाई, कुछ नहीं। नॉर्मल स्टोइकोमेट्री कोई पूछे तो कुछ नहीं। एक रिएक्शन के अंदर क्या क्या रिएक्टेंट, कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, कितना प्रोडक्ट बनाता है, इसकी कहानी को आप जान जाएं और उसके बारे में डिस्कशन करें, उसी को क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री बोलते हैं। डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी की लाइन में खींच के लाया। मुझे लगा कि भाई किसी के स्कूल में पूछ दिया जाए कि बताओ डिफाइन करो, तो आपको पता होना चाहिए, स्कूल के लिए पूछा जाए तो। देखिएगा, याद रखिएगा, स्टोइकोमेट्री सीधी सी बात है, याद रखना, ये तब भी अप्लाई होता है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, अप्लाइड ऑन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कभी भी याद रखना, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बेटा एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शन लिखा है, जो लोग गलती करेंगे वो यहां गलती करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, अभी से लेकर अगले 3 दिन तक स्टोइकोमेट्री चलेगा। आपको याद रखना है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। स्टोइकोमेट्री उन सब के ऊपर अप्लाई की जाती है जहां बैलेंसिंग होगा, ठीक है। याद रखना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, बैलेंस्ड रहना चाहिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो फिर कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप सब लोग जानते हो। तो याद रखना, होता क्या है स्टोइकोमेट्री। भाई साहब ये तो हो गई डेफिनेशन। सुनो ना, सुनो सुनो, बहुत हार्ड चीज आ रहा है, तो थोड़ा डरते डरते मैं बता रहा हूं तुम्हें, थोड़ा डरते डरते बता रहा हूं, साथ देना। होता ना, इरशाद इरशाद करो, सुनाता हूं तुम्हें। इतनी डिफिकल्ट चीजें किसी, इसको पता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? तुम्हें ना पढ़ने आना चाहिए। क्या क्या पढ़ने आना चाहिए? किसी की दिल की बातें नहीं, रिएक्शन की बातें। मतलब देखो भाई, रिएक्शन ना कुछ कहता है, सुन के देखोगे ना तो रिएक्शन, हर एक रिएक्शन कुछ कहता है, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी टाइप का रिएक्शन हो, कुछ ना कुछ तो कहता ही है। अब वो सुन के देखो, कैसे सुनोगे तो कैसे देखोगे ये देखना। कुछ नहीं, ये एक देखो, सिंपल सा एक रिएक्शन है, मैं तुम्हें एक रिएक्शन दिखाता हूं, N2 + 3H2 दैट विल गिव 2NH3। ये रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, तो ऑब्वियस है मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि स्टोइकोमेट्री तभी सोचना जब वो बैलेंस्ड हो, नहीं तो बिना बैलेंसिंग के मत कर देना स्टोइकोमेट्री। एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते? अरे एनसीईआरटी का तू बता दिया, अब तू क्या चाह रहा है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन खोज के थोड़े पढ़ाऊंगा यार, कुछ तू भी पढ़ेगा ना, स्कूल में ही तो कर रहा होगा, ठीक है। बैकलॉग कैसे क्लियर करें? पीछे का जाके बेटा रिवीजन करो, पीछे का जाके रिवीजन करो, आपको पता चल जाएगा। पीछे की जाके चीजें रिवाइज करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अगले हफ्ते कराऊंगा, अभी तो जो एनसीईआरटी का फ्लो इसी में चल रहा हूं मैं भी। ये देखो, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये रिएक्शन, अब तुमसे ये रिएक्शन देख के ना कुछ कह रहा है, तुम बस पकड़ना जो मैं साथ साथ कहना चाह रहा हूं, तुम उसको देखना बस। ये रिएक्शन कुछ कहना चाह रहा है, मैं 2-3 लाइंस लिखना चाह रहा हूं इसके लिए, तो इरशाद करते मैं 2 लाइन लिखता हूं, आप सब लोग पकड़िएगा इसको कि सर 1 मोल
1 मोल ऑफ, इसको मैं ऐसे लिखूं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये कैसे आया? हे भैया रिएक्शन को पढ़ के देखिए, रिएक्शन को पढ़ के देखिए। इसके आगे कौन सा नंबर लगा था? 1। इसके आगे कौन सा नंबर लगा था? 3। इसके आगे कौन सा नंबर लगा है? 2। ये जो 132 है, ये जो 132 है, इन सबको मिला के हम लोग पता है क्या बोल देते हैं? जो आगे जो नंबर लगता है ना बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। याद रखना, आज के बाद कभी भी कोई पूछे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल देते हैं। जो भी रिएक्शन के आगे जो नंबर लगा होता है ना, 3 2, आगे जो नंबर लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कैसे पढ़ा? 1 मोल इसका 3 मोल इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 2 मोल बना रहा है। ठीक है, 2 मोल बना रहा है। हो जाएगा सर, ये देख लो, ये देख लो, 1 मोल N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये रिएक्शन कहना चाह रहा है। क्या आप इसकी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं जो ये दर्द अपना बयान कर रहा है कि मैं 1 मोल रिएक्ट करूंगा 3 मोल के साथ और 2 मोल अमोनिया बना पाऊंगा? हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा सर। 1 मोल की बात कर रहे हैं, हो जाएगा। अच्छा चलिए कर लेंगे, इसकी बातें समझ में आ रही हैं। अब 1 मोल, एक बात बताइएगा, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई साहब, मुझसे कोई बोल दे सर 28 ग्राम ऑफ N2, 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना है? 28 ग्राम। रिएक्ट्स विथ सर, रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम ऑफ H2 टू प्रोड्यूस कितना सर? 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकते हैं क्या? अरे देखो भाई, ये देखो कुछ बता रहा है क्या? ये रिएक्शन कुछ कहना चाह रहा है, तुम समझ पा रहे हो क्या? कि सर 28 ग्राम नाइट्रोजन, मोलर मास लगा दिया सर, 6 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम क्या बना रहा है? 34 ग्राम क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। क्या आप पकड़ पाएंगे क्या इस रिएक्शन की बातें? इसके दर्द को समझ पा रहे हैं जो इसके साथ हो रहा है? अगर आप इस दर्द को खुद से फील कर पाए कि 28 ग्राम, कोई पूछा 28 ग्राम कहां से आया? ए भैया नाइट्रोजन का मास, काहे पीछे खींचते रहते हो भाई? तो स्टोइकोमेट्री बोल, स्टोइशियोमेट्री बोल, जो बोलना है बोल भाई। क्वेश्चन नीट के एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा तो जो मर्जी बोल लो, क्वेश्चन ये दर्द गम पता होने चाहिए इसके। हो जाएगा, ये देख लो, ये देखना, ए भैया ये देखो क्या हो रहा है, ये देखना 1 मोल का मास तो 14 ग्राम होता है। नाइट्रोजन है बेटा, N2 है, N2 काहे, मतलब काहे भटक रहे उधर उधर? नाइट्रोजन N2 गैस है भाई। यार ऐसे तो कैसे आगे चलोगे? रिवाइज करके आया करो। 28 ग्राम 14 ग्राम कहां से आ गया? N2 लिख रहा है। ये देखना 22.4 liters of nitrogen reacts with sir, reacts with कितना? 3 into 22.4 liters of hydrogen to produce 2 times 22.4 liters of ammonia। ये लिख सकते हो क्या तुम लोग? ये देखो, मोल्स के टर्म में लिख दिया, मोल्स के टर्म में लिख दिया, मास के टर्म में लिख दिया, वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया। ये तीनों लाइंस आप किसी रिएक्शन को देख के पढ़ पाओगे क्या? कि सर हाँ सर मैं सोच सकता हूं। ये 22.4 लीटर्स कहां से आया? सर 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का, 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है? ये दर्द देख लो अपने पास, ठीक है, कितना होता है? 22.4। 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 3 इंटू 22.4। 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 2 इंटू 22.4। हो जाएगा क्या? ये बता सकते हो, ये बता सकते हो? यस सर। याद रखना हमेशा बैलेंस रिएक्शन पे है भैया, मैं बार बार ये लिखा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे, कभी भी गलती से बैलेंस नहीं है मत लगाना स्टोइशियोमेट्री। पहले बैलेंसिंग फिर स्टोइशियोमेट्री, पहले बैलेंसिंग फिर स्टोइशियोमेट्री लगानी है। हो जाएगी, चीजें कर लेंगे। हाँ
चले? नहीं बेटा, ये सबके लिए वैलिड है, ये गैस के लिए वैलिड नहीं। गैस का तो वही कंडीशन था, ये सबके लिए किसी भी टाइप का रिएक्शन हो तो वैलिड हो जाएगा। गैस है तो उसके लिए भी होगा, मोल तो सबके लिए वैलिड होता है, मास सबके लिए वैलिड होता है, ये जो वॉल्यूम होता है ये गैस के लिए वैलिड होता है, तो इसकी टेंशन है नहीं। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री बेटा, अगर आप ये 3 लाइन मेरे साथ साथ बस पढ़ पा रहे हो ना, अभी रुक जाओ मैं फिर से पढ़वा दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ ये 3 लाइन्स आप किसी भी रिएक्शन को देख के अगर पढ़ ले रहे हो ना, सच बता रहा हूं, यही है स्टोइशियोमेट्री। अगर आपने ये 3 लाइन्स बस लिखना सीख लिया कि हाँ यार इस रिएक्शन को देख के मैं इस रिएक्शन की बात को समझ सकता हूं, आप समझ जाओ यही है स्टोइशियोमेट्री। ये देखो ना, तुमसे मैं एक सिंपल सा रिएक्शन देता हूं, एक सिंपल सा रिएक्शन लेते, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, मैं H2O को गैस ले रहा हूं ताकि मैं अपना स्टोइशियोमेट्री तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊं। चलिए, आप इसके बारे में ना, आप इसके बारे में ना बस 3 लाइन सोच के देखिए, आप इसके बारे में बस 3 लाइन सोच के देखिए कि मोल के फॉर्म में सोचिए। अगर आप इसके बारे में सोच पाए मुझे बताइएगा, मेरे साथ साथ अगर पढ़ पाए तो आप सब लोग साथ साथ बोलिएगा और साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, सर रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म 2 मोल ऑफ H2O। ये लाइन अगर आप सोच पा रहे हैं ना, मुझे लिख रहा हूं मैं तो, चलो अभी लिख रहा हूं, अगर आप किसी रिएक्शन को देख के अपने आप सोच लिए तो समझ जाओ स्टोइशियोमेट्री आपके लिए चुटकी बजाने वाला काम है। ये चीज तो मैं अभी लिख रहा हूं ना क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, अदरवाइज आप खुद से सोच लो, खुद से सोच लो। ये देखना, ये देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूं 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म सर 36 ग्राम ऑफ H2O, 36 ग्राम ऑफ H2O। ये लाइंस अभी हम लिख रहे हैं, आगे जाके हम लिखेंगे नहीं, हम किसी रिएक्शन को देखेंगे और खुद समझ जाएंगे कि हाँ यार ये हो जाएगा। ये देख लो, अगर मैं बोलता हूं कि सर ये देखिएगा 2 इंटू 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 22.4 liters of 22.4 liters of O2 to form 2 into 22.4 liters of H2O। ऐसा कुछ होगा क्या? क्या आप इस किसी भी टाइप की रिएक्शन आए आप ये सोच पाए? मेरे लिए यही स्टोइशियोमेट्री है, रियल स्टोइशियोमेट्री यही है। ठीक है, रियल स्टोइशियोमेट्री यही है। कोई गैस है तो गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है रे भाई? 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 ही तो था जिंदगी में, क्या कर रहा है भाई तू? 22.7 लेना है ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तुझे उस टाइम बताया था 22.4 पे ही सारा आंसर आ जाएगा। 22.7 लेना है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये रिएक्शन की लाइंस लिखना शुरू कर दो, मेरी जिंदगी भाई, तुम्हारी जिंदगी एकदम ही आसान हो जाएगी। मेरी तो ये रिएक्शन की लाइंस मुझे अभी लिख रहे, कल से इसको लिखेंगे नहीं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा सोच रहे, हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता। अभी और करके दिखाओ, मुझे नहीं पता। मैं तो भाई सीधी सी बात है, मैं तो रिएक्शन लिखवाऊंगा, आप लोग लिख के देखिए। चलिए, इसका स्टोइशियोमेट्री लिख के आप लोग देखिए, थोड़ा सा इसके स्टोइशियोमेट्री के बारे में लिख के देखिए, बताइए इसके स्टोइशियोमेट्री के बारे में आप लिख के बताइए क्या होगा जल्दी। क्या होगा? लिख के देखो। बहुत बढ़िया। अबे रुको, इसकी स्टोइशियोमेट्री कैसे लिखोगे? ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड, पकड़ लिए, सही पकड़े हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करेंगे अब लिख सकते हो। सर पहले जो रिएक्शन थी उसके ऊपर स्टोइशियोमेट्री नहीं लग पाती, अब बैलेंसिंग करके, यस यस वेरी गुड, बैलेंस करोगे तब लगाओगे। क्या बात है यार, हैं? हम तुम्हें कम एस्टिमेट कर रहे, अब पढ़ने वाले बैठे हैं भाई, बहुत बढ़िया, मजा आया।
मुझे तो लगा सब फंस जाएंगे, बताना भी शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया, चलिए अब मेरे साथ साथ बताइएगा, अब मेरे साथ साथ बताइएगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1 मोल CH4, बेटा आप लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं, किसी की राइटिंग स्पीड बहुत कम है तो कोई बात नहीं, आप कम से कम समझते चलिए साथ साथ में कि हाँ यार ये चीजें हो रही हैं, मैं साथ में पढ़ सकता हूं कि इसके आगे 1 है, इसका स्टोइचमेट्रिक कांस्टेंट 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है। 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 mole of O2, 2 mole of O2 to form 1 mole of CO2, to form 1 mole of CO2 and 2 moles of H2, 2 moles of H2, यही होगा क्या? 2 moles of H2, ये देख लो सर, यहां पर 16 ग्राम CH4, 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ सर कितना हो जाएगा 64 ग्राम ऑफ O2, 64 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म सर 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ H2, 36 ग्राम ऑफ H2 लिख सकते हैं सब लोग, सब लोग लिख सकते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, टाइपिंग ज्यादा ना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ बस बता देना कि मैंने लिख लिए। ये देखना, अगर मैं बोल दूं 22.4 लीटर्स ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ, किससे रिएक्ट कर रहा है सर, ये किससे रिएक्ट कर रहा है 44.8 लीटर्स ऑफ O2 टू फॉर्म 40 नहीं सॉरी 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 एंड सर ये क्या हो गया सर 44.8 लीटर्स ऑफ H2। अगर H2O गैस है तो, मैं गैस लिख रहा हूं, लिक्विड होता तो फिर वॉल्यूम नहीं लिखता, गैस लिख रहा हूं इसलिए वॉल्यूम लिख रहा हूं, क्योंकि वाटर को मैं गैस की तरह ट्रीट कर रहा हूं इसलिए वॉल्यूम ले रहा हूं। कोई वो लिखा, बच्चे ने लिखा था लीटर्स में, नहीं लिक्विड होता तो फिर लिक्विड के केस में 22.4 नहीं लेते, हो जाएगा। आप ये तीनों लाइंस लिख सकते हो, आप ये कोई भी रिएक्शन होती तीनों लाइन लिख लोगे। मेरे लिए ना सच बताऊं, अब तुम्हारा काम, जिन लोगों को ये तीनों लाइंस किसी भी रिएक्शन को देख के समझ में आने लगी कि सर ये 3 लाइंस जो हैं जिंदगी की सच्चाई, आपको कोई रिएक्शन आके बता रहा है, कोई भी रिएक्शन आके आपको बता रहा है कि यार मेरी लाइफ की कहानी ये है, समझ जाना भाई, तुम्हें बस उसको डिकोड करना है। अब अगली कहानी हाँ लिख लोगे, बहुत बढ़िया। अब चलो, अब इतना लंबा नहीं लिखेंगे, इतनी कहानी कौन लिखता है, स्कूल में लिखना हमें कोई दिक्कत नहीं, अब इतनी कहानी हम लोग यहां नहीं लिखेंगे, स्कूल के एग्जाम में हो लिख देना, हम लोग इसका शॉर्टकट अपनाएंगे। मतलब ये देखिएगा, अगर मैं कोई भी रिएक्शन लिखता हूं, अगर मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं, अब मैं बार बार उतना नहीं लिखूंगा, मुझे नहीं मतलब उस चीज से, मैं अपने ऊपर फोकस करूंगा। और मैं क्या करूंगा, एक सिंपल चीज देखिएगा, सिंपल सा एक, मैं क्या करने वाला हूं इस रिएक्शन का, चलिए मोल्स के टर्म में आप फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। अब मैं आपसे मोल पूछ रहा हूं, इस रिएक्शन का पूरा वो सेंटेंस मत लिखिए, आप सीधा सीधा ये ग्राम में, ये ग्राम में, सॉलिड है तो सॉलिड के केस में वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं, लीटर में, लीटर में। चलिए बताइए, अब इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, आप इस रिएक्शन को देख के इसके मोल्स का आपस में जान सकते हैं। ये किसके लिए लिखा है, कार्बन के लिए लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, ऑक्सीजन के लिए, ये किसके लिए लिखा है, CO2 के लिए लिखा है। क्या होगा, लिख लोगे ऑब्वियस भाई। तुम्हें अब हर एक टाइम उतना लंबा कौन लिखेगा कि ये ग्राम रिएक्ट विद दिस, उतना लंबा कौन लिखेगा, न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, बार बार उतना लंबा नहीं लिखेंगे ना, उतना लंबा नहीं लिखते भाई साहब, हर एक टाइम इतनी मेहनत कोई नहीं करता, इतनी मेहनत कोई नहीं करता हर एक टाइम, ये याद रखिएगा। क्या होगा, कितना हो जाएगा, ये देखोगे 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, यहां देखोगे 12 ग्राम, ये कितना हो गया 32 ग्राम, ये कितना हो गया 44 ग्राम, ये कितना होगा 22.4 लीटर्स, ये कितना हो गया 22.4 लीटर्स। लिख लोगे सब लोग, सबका हो गया।
डन, बहुत बढ़िया यार। किसी भी रिएक्शन को देख के लिख लोगे ना। मुझे कुछ नहीं बेटा, मैं सच बता रहा हूं, कल तुम्हें ना इन्हीं सब पे मतलब बहुत हार्ड पढ़ा दूंगा। सच बता रहा हूं, जैसे देख लो कितना हार्ड हार्ड चीजें चल रही है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है। ठीक है, हाँ, बस तुम्हें बाद में भाई फीडबैक दे के जाया करो यार, दिक्कत हो जाती है अपने को। लिख दोगे? डन, चलो। अब मैं कोई भी रिएक्शन लिखूं बिना डरे लिख सकते हो, कोई भी रिएक्शन लिखूं बिना डरे लिख दोगे? चलो। चलिए, इस बारे में, इसके बारे में, अच्छा सॉलिड है, सॉलिड का वॉल्यूम नहीं लिखते भाई, सॉलिड का वॉल्यूम नहीं लिया आता। जो वॉल्यूम का वैल्यू है वो सारा कुछ किस पे वैलिड वैलिड होता है? वो सारा कुछ वैलिड होता है किसके ऊपर? गैस के ऊपर वैलिड होता है, सारा कुछ वैलिड होता है गैस के ऊपर। ये देखो, ये इसके मोल्स में लिखो, चलो जल्दी जल्दी लिखो। अब मुझे कल भैया ये सब रिवाइज करके आना भाई, नहीं तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। पता चला कल सर नई शुरुआत करते हैं। हाँ, कल ट्यूसडे है सर, ऐसे भी हफ्ते के पहले दिन कम पढ़ते हैं, बाद में ज्यादा पढ़ते हैं। सर एक बार फिर से, आपका क्या ही जाता है, कर दो ना सर। रिएक्शन बैलेंस्ड है भाई, रिएक्शन बैलेंस्ड है। जल्दी, रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है, निकालिए, बताइए क्या होगा। जल्दी, क्या होगा? सब लोग अपना अपना कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये 2 मोल, ये 1 मोल, ये 2 मोल। ये देखना, इसका मास कितना होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन का 28, मतलब 12 प्लस 16, तो ये कितना हो गया? 56 ग्राम। ये कितना हो गया? ये 88 ग्राम हो गया। ये देखिएगा, लीटर में बात करेंगे, 2 × 22.4 लीटर्स। ये कितना होगा? 22.4 लीटर्स। ये कितना होगा? 2 × 22.4 लीटर्स। यही होगा, सब कुछ निकाल सकते हो। सबके कितने लोग कितने सही आए? तीनों के तीनों सही आए क्या? तीनों के तीनों सही आ गए? सबके सही आ गए? पक्का? देख लो भाई, सच बता रहा हूं, तुम ही साथ में प्रॉमिस करोगे, मैं कल की क्लास में इसके ऊपर बहुत बड़ा, बहुत क्रांतिकारी चीज पढ़ा दूंगा, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। देख लो। हाँ, हाँ भाई स्पैमर, बता दे भाई किसका होगा, किसका होगा? डन, 3 आउट ऑफ 3 सही सोच पा रहे हो। अच्छा, मैं क्या करने वाला हूं, देखो तुम्हें स्टोइचियोमेट्री में क्या होता है, ऑब्वियस है, आपको रिएक्शन को पढ़ना आ गया। अगर आप इस रिएक्शन को ना समझ गए कि यार हाँ यार इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ते, इसका मास दिया है, मोल्स दिया है। अच्छा चलो एक चीज और, चलो अब थोड़ा, हाँ, अरे कोई नहीं भाई, थैंक यू भाई, कुछ बड़ा ही कर रहे हैं, बोलने से बड़ा इजी लग रहा है हमें, मैं खुद को शाबाशी दे देता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठाक पढ़ाता हूं मैं भी। चल ठीक भाई, ये देख, मैं ये बोल रहा हूं कि ये स्टोइचियोमेट्री में तुमने अगर रिएक्शन को ऐसे डिकोड कर लिया, ऐसे पढ़ना सीख लिया, तो होता क्या है, अब तेरी जिंदगी बहुत आसान कैसे हो जाएगी। कुछ करना है नहीं, अगर तुमने, तुमसे ना एक सिंपल सा, अभी मैंने स्टोइचियोमेट्री नहीं पढ़ाई, लेकिन मुझे पता है अगर मैं प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन दे दूं ना, तो तुम खुद से भी करना शुरू कर लोगे। लेकिन वो कल शुरू करेंगे, कल शुरू करना शुरू करेंगे। ये देखना आपने वो क्या होगा। मुझे बोला गया कि सर स्टोइचियोमेट्री में ऐसे रिएक्शंस को पढ़ते हैं, तो इसका मुझे क्या फायदा, किसी रिएक्शन को पढ़ने से आपका क्या फायदा। अच्छा एक चीज और, हाँ चलो एक याद आया तो बता ही दो, इस रिएक्शन को देखना और मुझे बताना, इस रिएक्शन को देखो तो क्या कोई बोले तुमसे कि स्टोइचियोमेट्री में या किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, तुमसे 2-3 लाइन पूछता हूं, किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स,
देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम कंजर्व रहता है, क्या मोल्स कंजर्व रहते हैं, या क्या मास कंजर्व रहता है? क्या चीज कंजर्व रहती है किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में? अगर तुमसे कोई बोल दे कि सर इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो याद रखिएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसके केस में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मुझे बता सकते हो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपका क्या कंजर्व रहेगा? सर क्या कंजर्व रहेगा? कंजर्व क्या रहेगा? कंजर्वेशन किसका वैलिड होगा? मास का, मोल्स का, वॉल्यूम का, किसका वैलिड रहेगा? चलो बताओ, आपको देख लो क्या वैलिड रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मास कंजर्व रहता है, मोल्स और वॉल्यूम कंजर्व नहीं रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई पूछे मास कंजर्व रहेगा, एटम कंजर्व रहेगा, याद रखिएगा। एटम कोई पूछेगा, एटम भी कंजर्व रहते हैं, लेकिन मोल्स और वॉल्यूम कोई पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे, कभी कंजर्व नहीं रहते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता चला ये गलती कर रहे हैं। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दो ही चीजें बैलेंसिंग की जाती है। एटम्स को बैलेंस करेंगे ऑब्वियस, उसके हिसाब से मास बैलेंस हो जाता है। तो एटॉमिक मास, या फिर हम बोल सकते हैं एटम बैलेंस होता है। ना मोल्स कंजर्व रहेगा, ना वॉल्यूम, ना मॉलिक्यूल्स। यहां देखो ना कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। यहां कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स भी कंजर्व नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स भी कंजर्व नहीं होता है। पक्का? चलो, तो चलो आज की कहानी हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है ना। आज की कहानी में हमने क्या पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर हमने बहुत सारे लॉज निकाल दिए। कल इसके न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, आपको इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। रिवाइज क्या करके आइएगा? प्रेशर। देखिए 2 वर्ड याद करिएगा, कन्वर्जन याद करिएगा, लास्ट क्लास में करवाया था। आज मैंने न्यूमेरिकल इसी डर से नहीं करवाया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रेशर का कन्वर्जन नहीं आता होगा तो आधे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फिर वो चीजें, मतलब अपनी गलती कोई मानेगा नहीं। इसलिए बोल रहा हूं आप कल करके आइएगा प्रेशर का कन्वर्जन, ये सब। आइडियल गैस इक्वेशन, फिर हमने वेपर डेंसिटी की हुई है। तो वेपर डेंसिटी को तुम लोग बोलोगे तो कल शुरुआत में ही कराऊंगा, कल सब शुरुआत में कराऊंगा, कल का केवीडी शुरुआत में कराऊंगा, ठीक है। हाँ, कल का केवीडी शुरुआत में करा दूंगा। चलो, एक चीज और, वेपर डेंसिटी हो गई, आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। आज हम लोगों ने और क्या किया? तो सर हमने एक उसका स्टोइचमेट्रिक चालू करी है, बट स्टोइचमेट्रिक चालू क्या करिए, ठीक है। ये 2 चीजें हमने देख ली हैं और ग्राम कॉन्सेप्ट कर लिया है। ये 2 चीजें, 3 चीजें हमने कर ली हैं, ग्राम कॉन्सेप्ट कर लिया है। कल का होमवर्क बस इतना ही है कि सर थोड़ा रिवीजन करके आइए। कल आपको डीपीपी मिलने वाली है, अच्छा डीपीपी करके आइए, रिवीजन करके आइए। लास्ट लेक्चर्स की, सारे लेक्चर्स की रिवीजन करके आइए, जितना हो सकता है लास्ट लेक्चर्स का रिवीजन करके आओ, ठीक है। केबीडी कल शुरुआत में ही कराऊंगा, कल शुरुआत में ही केबीडी कराऊंगा, प्रॉमिस बेटा, ठीक है ना। तुम्हें ही पता है कुछ चीजें होती हैं जो एज ए टीचर हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेटिंग होती हैं। मंडे को क्या होता है कि कुछ लोग नए आते हैं तो ऑब्वियस उसके कारण थोड़ा सा केबीडी कराना रिस्की हो जाता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तुम तो नहीं दो गालियां, लेकिन बाकी लोग दे सकते हैं, इसलिए हम लोग नहीं करा पा रहे, मैं नहीं करा पा रहा। कल हम लोग फिर से एक बार शुरू करेंगे और कल ग्राम कॉन्सेप्ट, वेपर डेंसिटी और क्या नाम था, आइडियल गैस इक्वेशन, इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और फिर स्टोइचमेट्री। कितना डिफिकल्ट है ना यार, इतना हार्ड पढ़ा दिया मैंने तुम लोगों को, तुम लोगों को पता चल रहा है ना, हार्ड पढ़ा रहा हूं ना मैं ठीक है। कितनी हार्ड चीजें चल रही है, 15-16 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया यार। आज तो मैंने कितना, आइडियल गैस इक्वेशन मिला तो 16 हो गए, और ग्राम कॉन्सेप्ट को मिला 17 कॉन्सेप्ट। 10 क्लास में 17 कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है टीचर, बताओ यार। हाँ, यहाँ हम पूरा 10th में 10 कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते थे, पाइथागोरस थ्योरम उसी में खुश रहते थे। तो चलो कोई नहीं, एंजॉय करो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। हाँ, पढ़ाई करते रहिए, कल मिलते हैं और कल क्वेश्चंस करेंगे। ओके। नहीं सॉन्ग भाई, अबे सॉन्ग क्या सुनोगे यार, ऐसे याद थोड़ी ना करके मैं बैठा हूं, मैं किस दिन याद करके आऊंगा तो, ठीक है हाँ, किस दिन आराम से सुनाऊंगा, जिस दिन ये चैप्टर एंड होगा उस दिन। चलो डन, जिस दिन ये चैप्टर एंड होगा ना उस दिन सुना दूंगा। पहला चैप्टर एंड करेंगे ना, तो सोच रहे हो कितनी खुशी होगी। हाँ, उस दिन डन डन, एकदम नया सुन के आऊंगा, सुना के एकदम। वो कौन सा, टोनी कक्कर वाला, हाँ, मूल 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 मूल, ठीक है। मैंने देखा मूल, तूने देखा मूल, हो गया मूल मूल, ऐसे करके गाना गा सकते हैं। चलो ओके, चलो पढ़ाई करो, बाय बाय, गुड नाइट।